जय हिंद दोस्तों। हमारा मृदा वाले क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विश्व के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अच्छा, अब से मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन दूंगा क्योंकि आपने जीएस पढ़ रखा है, ठीक है, आपने जीएस ठीक ठाक पढ़ रखा है, तो मैं आपको एक प्रश्न दूंगा पहले, उसके बाद 10 मतलब 15-20 सेकंड आप लोग क्या करिएगा ना, वीडियो पॉज करिएगा। अब आज से एक नया रूल हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 7-8 दिन की क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोग को क्या करना है, 15 सेकंड वीडियो पॉज करना है या 1 मिनट पॉज करना है और यहाँ पे पॉइंट सोचना है, एटलीस्ट केवल सोचना है। जैसे ये क्वेश्चन मैं करके आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या एग्जैक्टली, और ये प्रोसेस आप ना पीवाईक्यू के साथ करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब मेंस में कोई आपका सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता। जो प्रोसेस मैं आपसे बता रहा हूँ, ये प्रोसेस आपने पीवाईक्यू के साथ कर लिया अगर, तो लिखित ऐसे साइन करके बॉन्ड पेपर पे दे दूंगा कि मेंस होना है, कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, बस मेंस में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना ही, नहीं कि सर से बॉन्ड पेपर साइन कराया, पैसा जितना है तितने रेट करके चले आए, ऐसे नहीं। तो प्रश्न देखिए, समझाता हूं कैसे करना है। विश्व के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का विवरण प्रस्तुत कीजिए, उनके वितरण के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो वितरण के लिए उत्तरदायी कारक, तो आपको क्या करना है भाई, इंट्रो ऐसे ही सोचना है, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन। इंट्रो में क्या लिखना है वो सोचिए तुरंत, एक मिनट में। मेन बॉडी में तुरंत तुरंत नोट करिए। जैसे पहला पार्ट है विवरण, तो विवरण जो जो दिमाग में आया, डॉगर बैंक, ग्रैंड बैंक, जो जो दिमाग में आया वो तुरंत तुरंत यहाँ पे नोट कर देना है। इसे तुरंत जो जो याद है वो नोट कर देना है, कहाँ कहाँ पर है। या दिमाग में आ रहा है कि मैप बनाना है, सपोज मैप बना के एक्सप्लेन करते हो ना, मतलब दिमाग में आ रहा है कि मैप बनाना है, तो मैप तुरंत बना दिया, जैसा भी मैप ऐसा ही मैप बना दो। और बस क्या करो, लोकेशन प्लॉट कर दो कि ये वाला है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, ये है, यहाँ पर है, बस लोकेशन प्लॉट कर दो, केवल इतना कर लो। तो इस प्रोसेस में देखोगे आपको, मुझे अभी 2 मिनट लगे हैं मैक्सिमम। फिर यहाँ बता दो कौन कौन से कारक हैं, तो कारक जो जो आपको लगे कि सूर्य तत्व, पोषक तत्व, ठीक है, और कौन से कारक हो जाएंगे, सूर्य तत्व, पोषक तत्व, समुद्री जलधाराएं, ठीक है, समुद्री जलधाराएं प्लस मानवीय कारक। मान लो आपको ये दिखा, अगर आपको ये चीज आ रही है तुरंत के तुरंत ऐसे करिए, टू द पॉइंट बात को, बस इतना ही सोचना है। तो देखिए 2.5 मिनट तो मुझे लगे हैं। ये 2.5-3 मिनट की एक्सरसाइज ना, अगर आप शॉर्ट में, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं, इस वजह से मुझे 2.5 मिनट लगे हैं, पहले इधर उधर की बातें भी की। ये 2.5 से 3 मिनट की एक्सरसाइज आपने हर क्वेश्चन में कर ली और इस माध्यम से ही पीवाईक्यू खत्म कर लिया। जैसे कई लोग कहते हो ना, सर समय नहीं मिल पाता है, कैसे पीवाईक्यू करें, कैसे सारा चीज साथ में मैनेज करें, तो ऐसे ही करना है। सारे पीवाईक्यू को बैठ के सॉल्व नहीं करने बैठ जाना है, उसमें बहुत समय लगेगा और वो आप कर भी नहीं पाओगे, इतना समय नहीं है आपके पास। एटलीस्ट ये सोचना है। और एक चीज क्या सोचना है, जियोग्राफी के क्वेश्चन में ये दूसरी बात सोचनी है कि मैप्स और डायग्राम कैसे बनेंगे। ठीक है, मैप्स कैसे बनेगा, ये चीज आपको साथ में सोच लेनी है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है पूरे पेपर में। अब जैसे इसमें देखो, तो पहले मैप की प्रैक्टिस ही स्टार्ट करते सीधे सीधे। तो सबसे पहले तो विवरण प्रस्तुत करना है, पहला पार्ट है, प्रश्न का पहला पार्ट क्या है, प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द मेजर फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड, यानी कहां कहां पर मत्स्य ग्रहण, प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैप की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैप की प्रैक्टिस क्या करेंगे, आपको 30 सेकंड में वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना है। तो 30 सेकंड टाइम से स्टार्ट ना हो, देखिए कितना हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा जगह किनारे पड़ गया, ठीक है, तब भी 30 सेकंड नहीं लगेगा, है ना। तुरंत 30 सेकंड में मैप ड्रॉ करना है। मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि इस वजह से वापस ड्रॉ करता हूँ, आपके साथ कंपटीशन बढ़ेगा। मैंने असल में पन्ना, गोंजा हुआ पन्ना ही यूज किया, तो उस वजह से थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है कि हाथ से लिख रहा हूँ ना, तो हाथ दर्द हो रहा है, और दूसरी बात ये वाइब्रेट होने लग रही है स्क्रीन आपकी। तो कोई बात नहीं, मैंने खुद एक बार वीडियो में देखा था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेईमानी कर ले रहा हूँ। ठीक है, बस ठीक है, 30 सेकंड के अंदर मैप बनाना है। फिर अगला क्या काम है, 30 सेकंड के अंदर आपको करना है, मेन लोकेशन प्लॉट करनी है। तो मेन लोकेशन, गर्म जलधाराओं को हम लोग डॉट लाइन से दिखाएंगे, ठंडी जलधाराओं को स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे, ठंडी जलधाराओं को स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे, ठंडी जलधाराओं को स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे। पेरुवियन करंट है, सॉरी यहां पर है, अपवेलिंग जोन को ऐसे दिखाएंगे, जो डॉट दिखा रहा हूं, अपवेलिंग जोन, अपवेलिंग जोन डॉट से दिखेगा। ठीक है, अपवेलिंग जोन डॉट से दिखेगा। यहां पर आ रही है ठंडी क्यूरोशियो, ओहाशियो, ठीक है, ओहाशियो। यहां पर भी ये ऑस्ट्रेलिया के पास, यहां पर भी अपवेलिंग जोन। ये हमारे क्या हो जाएंगे, मेजर फिशिंग जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर कुछ आर्कटिक में दिखा देना ऐसे, आर्कटिक में ये हो जाएंगे मेजर फिशिंग जोन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कहां कहां पर मेजर फिशिंग जोन होते हैं, जहां पर मत्स्य, पहली बात तो मत्स्य मिले। देखो मेजर फिशिंग जोन कहां पर होंगे,
अब इसको थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं, जैसे मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन और करवाते हुए आपसे क्वेश्चन कराता हूं। मैं कहूं सबसे ज्यादा आदमी कहां बसेंगे, ठीक है, दुनिया में आबादी सबसे ज्यादा कहां बसेगी, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि यार जहां पर रोटी कपड़ा मकान मिल जाए। तो मकान के लिए क्या चाहिए, समतल भूमि, रोटी के लिए चाहिए खेत यानी फर्टाइल लैंड, ये चाहिए, है ना, और कपड़ा यानी जो भी चीजें मतलब जो थोड़ी मोड़ी और जरूरत की चीजें हैं वो पूरी हो जाए। तो रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी जाती हैं तो मनुष्य वहां पे बसता है। अब भाई मछली है, मछली कहां बसेगी, और मत्स्य ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां होगा, जहां पे मछली बसेगी। पहली बात मछली होगी तभी तो वहां पे मत्स्य ग्रहण क्षेत्र यानी फिशिंग जोन होगा, मछली बसनी चाहिए। तो मछली चाहिए पोषक तत्व, प्रवाल, काटने खाने के लिए उसको सामान चाहिए। अब वो कहां मिलेगा, जहां जहां मिलेगा वर्ल्ड में खाने पीने का अच्छा सामान, बढ़िया रेस्टोरेंट, है ना, बर्गर पिज्जा, जीभ में पानी आने लगा। तो ये सब जहां मिलेगा वहीं पर सबसे ज्यादा मत्स्य ग्राउंड होगा। तो अब मछली मछली कहां मिलेगी, जहां पे मिले। और ये लोकेशन कहां पे मिलती है, तो ये लोकेशन ऐसी जगहों पे मिलती है जहां पे अपवेलिंग जोन हो। अपवेलिंग जोन का मतलब नीचे का ठंडा पानी ऊपर आए, नीचे का ठंडा पानी ऊपर आए। और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आने का मतलब ये होता है नीचे जो पोषक तत्व हैं, जमीन के नीचे के जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर भी ऊपर साथ में आता है। तो अपवेलिंग जोन्स पर क्या होंगी, मछलियां खूब मिलेंगी। और जब यहां मछली मिलेगी तो मछली खाए वाले मिलेंगे, जब रेस्टोरेंट मिलेगा तो रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग मिलेंगे, तो मछलियां खूब मिलेंगे। फिर दूसरी बात, जहां पे ठंडी और गर्म जलधाराएं आती हैं, मिलती हैं आपस में, तो ठंडी जलधारा गर्म जलधारा क्या करती है, पोषक तत्व साथ में ले आती है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर यहां भी लेके आती है, यहां भी लेके आती है न्यूट्रिएंट रिच वाटर। और क्या करता है, ये मत्स्य ग्रहण क्षेत्र बनाता है, क्योंकि ठंडा पानी, और ये ऐसा पानी होता है, यहां पर ऐसा पानी होता है जो क्या करता है, जो मछलियों के जीवित रहने, उनका बच्चा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया पॉइंट होता है। इकोसिस्टम बहुत ही शानदार होता है वहां का, है ना। तो वहां का परिवर्तन, तो हम पूरे वर्ल्ड के मैप बना के दो चीज पहले प्लॉट करेंगे, कहां कहां, जहां पर अपवेलिंग जोन है, जहां पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिल रही हैं, वो लोकेशन प्लॉट करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट हम वो प्लॉट करेंगे जहां पे महाद्वीपीय निमग्न तट, यानी महाद्वीपीय निमग्न तट, ठीक है, निमग्न तट ये उथला हो, ये उथला हो, यानी जो कोस्ट है, मार्जिन है ना, लैंड का जो मार्जिन है, लैंड आप कह सकते हो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन उसको हम लोग बोलते हैं, मार्जिन कोस्ट जहां पर है वो उथला हो, शैलो हो। शैलो होगा तभी मछलियां हो पाएंगी। क्यों मछलियां तभी हो पाएंगी, क्योंकि सूर्यातप खूब मिलेगा, पोषक तत्व। और जब सूर्यातप मिलेगा शैलो वाटर पे, तो यहां पर ऐसे प्रवाल, ऐसे समुदाय विकसित हो जाएंगे, ऐसे समुदाय विकसित हो जाएंगे जो मछलियों के रहने के लिए न केवल आवास मिलेगा बल्कि इनको खाने पीने का भी सामान मिलेगा। सूर्यातप और ऐसा लैंड उथला है ना, प्रवाल भित्तियों में हमने पढ़ा था ना, प्रवाल भित्तियां गहरे पानी में होती है, इसीलिए पहले क्वेश्चन प्रवाल वाला करवा दिया था, गहरे पानी में नहीं तो उथले पानी में होती हैं। तो ये तीन जगह पर, ये तीन मेजर रीजन होंगे जहां पर मछलियां मिलेंगी प्राकृतिक रूप से। लेकिन अब एक चीज और है इस प्रश्न की डिमांड, मेजर फिशिंग जोन की बात कर रहा है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से एक पॉइंट और ऐड होना चाहिए। अब ये चौथा जो पॉइंट है, ये आपकी इच्छा, आप चाहिए तो ऐड करिएगा, नहीं तो मत ऐड करिएगा, अपनी अपनी इच्छा। देखो समझना, क्वेश्चन की डिमांड है, कहां गया क्वेश्चन, में चोरी हो गया का, नीचे होगा, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, मेजर फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड, मेजर फिशिंग ग्राउंड्स। यार कई लोकेशन ऐसी भी है ना जहां पे मछली खूब मिलती है, प्राकृतिक रूप से मछली खूब मिलती है, लेकिन वो मेजर फिशिंग ग्राउंड नहीं है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर वहां पे नहीं है। जैसे इंडियन ओशियन, जैसे समझिए इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन उष्ण कटिबंधीय जल है, पहली बात उष्ण कटिबंधीय जल है ना। अब उष्ण कटिबंधीय जल में एक बात होती है, ये बात होती है कि यहां पर डाइवर्सिटी, मत्स्य की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा विविध मछलियां पाई जाती हैं। और बहुत ज्यादा विविध मछलियां पाई जाएंगी तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये कमर्शियल रूप से उपयोगी नहीं हो पाएगा। क्यों यार, आप मान लो टूना
टूना खाने के शौकीन हो, है ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हो गोवा, वहां पे टूना खाने के शौकीन हो, लेकिन जो फिशिंग हो रही है उस सतह में केकड़ा, सतह में रोहू, कतली, पुच्छू मिल जा रहा है। मतलब मुझे एक ही दो मछलियों के नाम याद है ना, अभी हम लोग देख लेंगे, सार्डिनिया, मैकरल, बहुत सारी मछलियां होती हैं। तो यहाँ पे रैंडम बहुत सारी मछलियां मिल रही हैं। दूसरी बात, ठंडे पानी में जो उपोष्ण कटिबंधीय वाटर होता है, मतलब सब ट्रॉपिकल एरिया होता है, दूसरा दूसरा रीजन समझिएगा, ठंडे पानी में चर्बी मोटी हो जाती है मछलियों की, मोटी चर्बी, ताकि ठंडे पानी से खुद को बचा सके। और वो आदमी खाता है मजा ले लेके, है ना। मुझे नहीं पता, मैं मछली नहीं खाता हूं तो मुझे इसका नहीं पता, ऐसा मैंने सुना है कि जब चमड़ी होती है चर्बी, चर्बियां खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इंडिया वाले जो मछली हैं उष्णकटिबंधीय जल है, तो यहाँ पे कांटे खूब मिलेंगे, खाओ तो दतों हम धस जाएंगे, हड्डी गले में अटक के पता चला, जयराम जी की। तो ये प्रॉब्लम कुछ और है कि मछली मिलेगी लेकिन वो फिशिंग ग्राउंड मेजर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बात समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक ह्यूमन फैक्टर भी हमको काउंट करना चाहिए, अकाउंट में लेना चाहिए। क्यों ह्यूमन फैक्टर? क्योंकि खास तौर पे आप देखोगे अटलांटिक एरिया में, जो अटलांटिक का जो सी है, अटलांटिक सी है, वहां पर देखोगे, वहां पे टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग जोन्स, यानी उसको हम कहते हैं फिश प्रोसेसिंग जोन या मरीन प्रोसेसिंग जोन, एमपीसी, एमपीजेड, बहुत सारे बने हुए हैं। बढ़िया ट्रॉलर्स हैं उनके पास, बढ़िया नाव है, बढ़िया जहाज है मत्स्यन के लिए, फिशिंग के लिए। इस वजह से अटलांटिक में मेजर फिशिंग ग्राउंड खूब है, अटलांटिक में और पैसिफिक में। ये दोनों, अटलांटिक मतलब अंध महासागर, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, इन दोनों जगहों पर फिशिंग ग्राउंड्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इंडियन ओशियन में लिमिटेड है, बहुत कम है, सीमित है, जिसका कारण है कि तकनीकी का विकास नहीं हुआ, तकनीकी विकास का अभाव एवं प्राकृतिक परिस्थिति, जिससे मछलियां वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयोगी नहीं हो पाती हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉइंट और यहां पर ऐड होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हम विवरण देंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ठंडे जल वाला लोकेशन खोजेंगे, मतलब जहां पे ठंडा जल, गर्म जल मिल रहा है, दूसरा जहां पे अपवेलिंग जोन हो रहा है वो, और तीसरा उथले महासागर वाला क्षेत्र। ये तीन लोकेशन मेनली दुनिया का प्लॉट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो विवरण दे दिए। अब एक चीज और है, विवरण बात कर रहा है प्रश्न की, विवरण देखो, इसीलिए मैं कहता हूं ना, कंटेंट उतना उपयोगी नहीं है जो हम लोग क्लास में डिस्कशन करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अब तक की क्लासेस से ये बात समझ चुके होंगे कि कंटेंट आप आराम से शेयर कर दो, घंटा फर्क मुझे तो नहीं पड़ने वाला है भाई, क्योंकि मुझे पता है ये क्लास ही महत्वपूर्ण है। कंटेंट तो बस फालतू की चीज, आपको बहलाने के लिए, क्योंकि आप लोग सब पता है, मैं इतनी क्लास में बात बता दूंगा, घूम फिर के मामला वहीं पटकेगा, सर टाइप्ड कंटेंट नहीं मिला, टाइप्ड कंटेंट नहीं मिला। बस इस वजह से कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है, नहीं तो ये क्लास लेक्चर सुन लिया ना और प्रैक्टिस कर ली मेंस की, इससे ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस हूं। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, एक बार अपने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करके देखना, आपको लगे यार कितना बढ़िया लिख पा रहे हैं। वैल्यू एडिशन, मैं ये नहीं कर रहा हूं मैं पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस करा रहा हूं, नहीं, जब है ये नहीं है तो क्यों कराऊंगा, लेकिन जितना पार्ट है बहुत डिटेल में यहाँ पे करवाया जा रहा है। विवरण देते समय एक चीज और जो आपके आंसर को स्पेसिफिक बनाएगी, और बढ़िया स्पेसिफिक बनाएगी, कि किस क्षेत्र में कौन सी मछली मिलती है। अब यहां पर कुछ मछली का नाम याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा था ना, टूना, रोहू कतली साफ पानी की होती है, वो नहीं लिखना है ना, इसीलिए रोहू कतली नहीं लिख रहा है। सार्डिन, टूना, मैकेरल, तो कॉड, जो इंपॉर्टेंट रेड फिश, कुछ इंपॉर्टेंट मछलियां जहां जहां पाई जाती हैं वो नाम लिख दीजिएगा, जो कि कॉमर्शियल फिशिंग के लिए बहुत ही अच्छी मछलियां होती हैं। ये बात आपके आंसर में दे रहे हैं। तो जब बोला विवरण, एन अकाउंट ऑफ द मेजर फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड, तो आपको क्या करना है, ये भी बताना है कि कौन सी मछली वहां पर पाई जाती है, कौन सी मछली यहां पर पाई जाती है, आपको ये भी बताना है। अब मेरे हिसाब से इसका आंसर कैसा होगा, तो देखो इसका आंसर देश का नेता कैसा हो वैसे वाला नारा लगा के होगा। देखिए आप चाहें तो दोनों पार्ट को एक साथ रख सकते हैं, दोनों पार्ट को एक साथ, मतलब टेबल बना सकते हैं कि विवरण और कारक। हालांकि उसमें क्या होगा, रिपीटिशन होगा। रिपीटिशन का मतलब जैसे विवरण आप दे रहे हो, ठीक है, विवरण आप दे रहे हो, तो आप एक काम देखो, आप विवरण में एक काम ये कर सकते हो कि इकट्ठे कई लोकेशन बताओ। जैसे विवरण में आप जहां जहां पे गर्म जल ठंडा जल मिल रहा है, ठीक है, गर्म जल ठंडा जल जहां जहां पे मिल रहा है, जैसे ओयाशियो और क्यूरेशियो की गर्म जलधारा और ओहाशियो की ठंडी जलधारा जहां पे मिल रही है जापान के तट पर, तो वहां को आप एक में काउंट कर लो। गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर जहां पे मिल रही है उसको उसी में काउंट कर लो, और कैलिफोर्निया की ठंडी धारा जहां पे मिल रही है उसको काउंट कर लो।
जहां पर दो धाराएं मिल रही हैं, तो आप ये काम एक कर सकते हो, जो समुद्री जल धारा वाला इकट्ठे लिख दो और उसके सामने उसका उत्तरदायी कारक बता दिया। ठीक है, उत्तरदायी कारक बता दिया। इसी तरह से आपने दूसरा पॉइंट डाला, दूसरा हेडिंग डाला जहां पे अपवेलिंग जोन है, जैसे पेरू का तट, जैसे सोमालिया का तट, अपवेलिंग जोन को आपने इकट्ठे लिख दिया, सामने कारक बता दिया, अपवेलिंग होने के कारण पोषक तत्व आते हैं फलांडे का देना। फिर आपने तीसरा वो वाला लोकेशन बता दिया नॉर्थ अटलांटिक का, जहां पर उथला उथला निमग्न तट है, मतलब जो मार्जिनल कोस्ट है, ठीक है, मार्जिनल जो कोस्ट है, लैंड मार्जिन है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, वहां पर उथलापन है, डीप डीप नहीं है, शैलो है, शैलो वाटर्स, जैसे ग्रैंड बैंक, डागर बैंक। तो आप ये भी एक साथ बता सकते हो कि ये होता है, कारण सामने दे सकते हो, ये काम कर सकते हो। फिर भी मैं कहूंगा ऐसे बचिए, यहां पे कुछ रिपीटी, यहां पे क्या होगा ना, आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कई जगह ऐसे हैं जहां पर गर्म जल ठंडा जल भी मिल रहा है और वहां पे उथलापन भी है। कई जगह ऐसे होंगे जहां पर तकनीक का भी इंपैक्ट पड़ जा रहा होगा। इससे बचने के लिए आप क्या करिए, एक बार मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का विवरण दे दीजिए, पहले ही हेडिंग डालिए। तो इंट्रोडक्शन आपने लिखा, जो भी लिखेंगे अभी इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे, कुछ मत्स्य के बारे में, मत्स्य संसाधनों के बारे में बता सकते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन मत्स्य संसाधनों के बारे में बता सकते हैं कि ये प्रोटीन के बहुत बड़े सोर्स हैं। ठीक है, और मत्स्य संसाधन प्रोटीन के साथ साथ गरीबी निवारण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व के मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का विवरण निम्नलिखित है। कुछ आपने ऐसा इंट्रोडक्शन लिख दिया। मेन बॉडी में आपने दो पार्ट किए, पहला पार्ट अपने वितरण दर्शा दिया, वितरण है ना, विवरण दे दिया, विवरण। तो विवरण में आपने मेन फिशिंग एरिया बता दी, वहां पे कौन कौन से फिश मिल रहे हैं उसको सामने सामने लिख दिया, और मैप बना दिया, वर्ड मैप बना दिया। तो पहला पार्ट में आपको क्या करना है, मेन फिशिंग एरिया, कौन कौन सी मछली मिलती है और उसका मैप, ये तीन चीज आपने बता दी। ठीक है, ये तीन चीज आपने बता दी, कितने कितने, हाँ 150 शब्द में इसको लिख लो, इस प्रश्न को। ठीक है, इतने में आपने ये बता दिया। फिर आपने बताया उत्तरदायी कारक, फिर आपने सेकंड हेडिंग दिया उत्तरदायी कारक, और फिर इसको आपने लिख लिया एक एक करके, उत्तरदायी कारक ये बता दिया। आप ऐसे कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो। अब एक चीज और, उत्तरदायी कारकों में मैंने बताया था प्राकृतिक कारक बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पे ठंडी धाराएं, अपवेलिंग जोन और सूर्यातप, ये तीन चीज मैंने बताई थी मेन रीजन है। मैंने कहा था चौथा पॉइंट लिख दो तकनीक, तकनीक और ह्यूमन फैक्टर। जैसे कई लोग डरेंगे कि सर मेजर फिशिंग जोन का मतलब, देखो भाई सीधी बात है, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ, जब ये मेजर फिशिंग जोन कह रहा है तो इसमें केवल नेचुरल फैक्टर ये जानना नहीं चाह रहा है, इसमें ह्यूमन फैक्टर भी इस प्रश्न की डिमांड है छुपी हुई कि ह्यूमन फैक्टर भी होता है। लेकिन जैसे कई लोग इस मामले में डाउट में पड़ सकते हैं, मैं इस बात को एकदम एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि एज अ एस्पिरेंट मेरे अंदर भी दिमाग में डाउट आया था कि क्या यहां पे केवल नेचुरल फैक्टर्स बताएं, केवल विवरण दें मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का और उत्तरदायी कारकों में केवल नेचुरल फैक्टर्स बताएं, ये ना बताएं कि मेजर फिशिंग जोन्स, क्योंकि जोन्स बने मेजर फिशिंग जोन्स, तो वहां पर जो है ह्यूमन फैक्टर होता है। मुझे भी लगा था, लेकिन बाद में मैंने बहुत सोचा समझा, कुछ और न्यूज आर्टिकल्स भी पढ़े जो आपको अभी दिखा सकता हूं, तो मुझे समझ में नहीं, यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर भी होना चाहिए। क्यों, एक ह्यूमन फैक्टर है, जैसे आप देखोगे ना, एक है डॉगर बैंक, डॉगर बैंक है, डॉगर बैंक कहां है, यूके के पास, यूके के जस्ट ऊपर, अगर यहां पे ओपन होगा तो मैं दिखा देता हूं, एक्सपेंडिंग डॉगर बैंक फिशिंग, ये देखो, ये जैसे डॉगर बैंक है, ये देखो ये यूके है ना, आपको दिखा दो, आपने, ये यूके का रीजन है, ये वाला हाई आइलैंड वा, ये चीज, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये आयरलैंड है और ये यूके है, यहीं पर है डॉगर बैंक, डॉगर बैंक यहीं पर है। अब ये मेजर फिशिंग ग्राउंड है, समझना, मेजर फिशिंग ग्राउंड है। फिशिंग ग्राउंड का मतलब मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, फिशिंग कर रहे हैं, मेजर फिशिंग ग्राउंड है। लेकिन यूके की गवर्नमेंट सोच रही है इसमें मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बना दे, एमपी। अब देखना, अब आपको समझ में आएगा सर, आपका लॉजिक वैलिड है। अब यूके की गवर्नमेंट ने मान लो इसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया कि नहीं, यहां पर कोई जहाज नहीं आएगा, यहां पे मत्स्य नहीं होगा, तो क्या आप इसको मेजर फिशिंग ग्राउंड मानोगे? अगर मानोगे तो आंसर में मत लिखिएगा, नहीं मानोगे तो तकनीकी कारक भी लिख देना। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप एग्जामिनर को अपनी बात कैसे समझा पा रहे हो, क्योंकि मेजर फिशिंग ग्राउंड की बात कर रहा है, नहीं तो कहता फिश प्रोड्यूसिंग एरिया बोल देता, क्या कह देता, या फिर ये कह देता ना मेजर मछलियां कहां पे पाई जाती हैं, विश्व में सब सर्वाधिक मछलियों वाले क्षेत्र का विवरण दे दीजिए। वो ये नहीं कहता फिशिंग, फिशिंग का मतलब आप ह्यूमन फैक्टर की बात खुद ही कह रहा है
प्रश्न की डिमांड कह रही है कि ह्यूमन फैक्टर को निकालो, ये भी चाहिए क्योंकि वहां पे फिशिंग हो रहा है। सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 में पूछेगा तो सोसाइटी भी है, ठीक है, सोसाइटी भी है जीएस पेपर 1 में, इसका सोशल इंपॉर्टेंस भी है फिशिंग जोन का। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात बतानी पड़ेगी, लेकिन आपकी शुभेच्छा। अगर जो लोग नहीं लिख रहे हैं, मान लो अब तक डर रहे हो मुझे जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पिला दिया गया और मेरा गला थोड़ा सा बैठा बैठा सा लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं सही हो गया हूं। अब लेक्चर देते थे मुझे लग रहा है सही हो गया हूं। मान लो आप अगर मान लो आपको डर लग रहा है लिखने में, है ना, डर का माहौल है इंडिया में, और आपको भी डर लग रहा है कि यार लिखेंगे सर पता नहीं नंबर कटवा दिए, तब इस बात को कंक्लूजन में लिख देना, तो बैलेंस भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास हर चीज का उपाय है, हर चीज का सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो लोग डर रहे हैं, जो लोग नहीं डर रहे हैं, उन लोगों को तो कोई बात नहीं, मेन बॉडी में लिख दीजिए तकनीकी कारक। लेकिन जिनकी डर के हालत खराब है कि नहीं यार नंबर कट गया, तब तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को ये वाला पॉइंट क्या कर देना है, कंक्लूजन में लिख देना है कि उपरोक्त प्राकृतिक कारणों के साथ साथ, है ना, उपरोक्त प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानव जनित कारक यथा तकनीक का विकास एवं सरकारी नीतियां भी मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों की वितरण को प्रभावित करती हैं। उदाहरण एक एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, जैसे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे यही वाला एग्जांपल चाहो तो बता देना, चाहे बता देना इंडियन ओशियन में फिशिंग क्यों नहीं होती है, तो वो भी एग्जांपल बता सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके हिम्मत पर। मैंने तो दोनों पॉइंट रख दिए, मेरे हिसाब से तो मेन बॉडी में ही डिमांड होनी चाहिए थी, इस प्रश्न की लॉजिकल डिमांड यही कहती है, ठीक है। तो मैंने अपना व्यू एकदम यहां पर क्लियर कर दिया कि प्रश्न की लॉजिकल डिमांड यही है। प्रॉपर मैंने देखा था, मैंने कहा ना, मैंने सर्च किया प्रॉपर, और मैं आपको पढ़ाने से पहले प्रिपेयर करके पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं है कि आके मुटा के कुछ भी आके पढ़ा दिया, जो चीज आई कहीं छपा सा कंटेंट छाप दिया कहीं से और यही आके रीड कर दिया, नहीं, प्रॉपर एनालाइज करता हूं कि हाँ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कंटेंट समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में फैक्ट यूज कर देंगे। एक मिनट, मुझे ये क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ओपन कर देता हूं, नहीं तो बवाल ना मचे बस। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा तो ये वाला मैप बनाना है इसमें। अब देखो पहले ही बता दे रहा हूं, ये वाला मैप बनाना है, मैप पहले समझा दे रहा हूं। तो ये वाला आपको मैप बनाना है, ठीक है। अब ये वर्ड मैप बनाया आपने, वर्ड मैप में आपको क्या करना है, फिशिंग जोन्स दिखाने हैं मेजर, और कुछ कुछ मछलियों के नाम लिख दीजिए, एक दो मछलियों के नाम। जैसे ये वाला मान लो दिखा रहे हो आप, पैसिफिक वाला, पैसिफिक एरिया, मैं इसको ब्लू पेन से कर ज्यादा अच्छा। मान लो पैसिफिक वाला एरिया आप दिखा रहे हो, ये वाला, है ना, जहां पर जापान है, जापान वाला एरिया दिखा रहे हो, तो कॉड सॉल्मन, दो मछलियों के नाम लिख लो, कॉड और सॉल्मन, ठीक है। तो ये दो, सलमान खान, सैल्मोन, सैल्मोन भाई, तो कॉड और सैल्मन, SELMON, सैल्मन, ठीक है। ये दो फिश यहां पे बता दीजिएगा। यहां बता दीजिएगा रेडफिश टूना, रेडफिश और टूना फिशिंग ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जहां पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, वहां पर रेडफिश और टूना, ये बना दीजिएगा। यहां बना दीजिएगा सैल्मन हेड और हेरिंग, ये जो गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर मिल रहा है, सैल्मन हेरिंग कॉड, ये बता दीजिएगा यहां पर, सैल्मन हेरिंग कॉड। इसी तरह से जो कैलिफोर्निया वाला, यहां पे टूना और सालमन, ये बता दीजिएगा, ठीक है। यहां पर बता दीजिएगा सील, ठीक है, सील बता दीजिएगा, है ना, सील। और यहां पर भी लिख दीजिएगा सैल्मन, सैल्मन हर जगह पाई जाती है, ठीक है, जनरली हर जगह, क्योंकि वाणिज्यिक रूप से इंपॉर्टेंट यही कुछ मछलियां होती हैं, सैल्मन, टूना, टूना। अब आपने अगर कभी देखा होगा ना, एक डिस्कवरी पे की हिस्ट्री टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, पता नहीं वो मछली मारते थे यार, भूला गया मैं, वो टूना मछली ही मारते थे, बीच बीच में शार्क वार्क भी आ जाती थी। अब शार्क वार्क मत लिख दीजिएगा, वेल, शार्क, ये सब नहीं, तो जो जो खाया जाता है मछली,
वही मत्स्य ग्रहण क्षेत्र मेजर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ लिख दीजिएगा यहां पर, विश्व के प्रमुख, ये लिखना है आपको मैप में, ये भी लिखना है, विश्व के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र। फिर यहां पे संकेत भी दिखाएंगे, डॉट लाइन का मतलब है गर्म जलधारा, सीधी लाइन का मतलब है ठंडी जलधारा, और इसका मतलब है अपवेलिंग जोन, अपवेलिंग जोन। ये तीन चीज भी आप इसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपको नोटेड मैप, जिससे आप नोटेशन कर पाए, वो मैप आपको बनाना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, पहला पार्ट, तो पहला पार्ट मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ओपन कर ले रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोग समझाएं। तो आप बता सकते हो, है ना, यहां पर सीधे सीधे ओईसीडी के अनुसार, यहां पे दिया हुआ है ओईसीडी के अनुसार, ये वाला फैक्ट आप चाहो तो यूज कर सकते हो, वेल है, अच्छा फैक्ट है। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहा है, ओईसीडी के अनुसार मत्स्य ग्रहण और मत्स्य पालन में 60 मिलियन लोगों के साथ समग्र अर्थव्यवस्था के मूल्यवर्धन में वार्षिक रूप से $1.5 ट्रिलियन का योगदान करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो आप यहां पर देखो, देखो जो मैंने बात कही है ना, इसी स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको मामला क्लियर हो जाएगा कि मत्स्य ग्रहण का मतलब फिशिंग है, न कि फिश, जहां पे फिश बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। फिशिंग इज अ एक्टिविटी, इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये प्रश्न की डिमांड है, फिशिंग कहां पर हो रही है। ठीक है, प्रश्न की डिमांड है फिशिंग जोन, और फिशिंग क्या होती है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसलिए यहां पर एक पॉइंट और होना चाहिए जो मैंने बताया, आप यहां भी पढ़ो, यहां पर क्लियर उसी की बात ही कर रहा है, इंट्रोडक्शन में भी वही बात कर रहा है। इंट्रोडक्शन क्या कर रहा है, ओईसीडी के अनुसार एक फैक्ट है प्रॉपर, 60 मिलियन लोग फिशिंग से अपना रोजगार प्राप्त करते हैं, और अर्थव्यवस्था में यह $1.5 ट्रिलियन, लगभग पूरे विश्व में $1.5 ट्रिलियन का क्या है, ये बाजार है। अब देखो, प्रशांत क्षेत्र यानी पैसिफिक ओशियन में 50% मत्स्य, अटलांटिक में 40% मत्स्य, जबकि इंडियन ओशियन में केवल 5%। इंडियन ओशियन में फिशिंग काफी कम है, कारण क्या बताया था। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है। अभी मैं आंसर अच्छा कराऊंगा, कंटेंट पे मत जाइएगा, कंटेंट को गोली मारिए, जहां जहां पर चीजें ऐड करानी होगी मैं करा दूंगा, वो आप ऐड कर लीजिएगा अपने आंसर में। ठीक है, तो ये मामला समझ आया कि 5% ही केवल इंडियन ओशियन में पकड़ी जाती है। या फैक्ट से इंट्रोडक्शन आराम से लिख सकते हो। ठीक है, कि या तो आप सीधे ऐसे लिख दो, आप अगर ये 150 शब्द पूछे तो इतना लंबा तो लिख नहीं पाओगे, तो सीधे लिखो, ओईसीडी के आंकड़ों के अनुसार विश्व के प्रशांत, अटलांटिक एवं हिंद महासागर में विश्व की लगभग 50, 40 और 5% मत्स्यन होता है। इतना प्रतिशत फिशिंग होता है। ठीक है, इतना प्रतिशत फिशिंग होता है, और विश्व के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र निम्न है, बस। या फिर सीधे एरो डाल देना, प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र। ठीक, ये फैक्ट आप सीधे यहां भी यूज कर सकते हो, ओईसीडी के अनुसार ये वाला फैक्ट भी यूज कर सकते हो, प्रशांत, अटलांटिक और यहां पर। अब पहले क्या करेंगे, हम वितरण बताएंगे। ठीक है, तो मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों के बारे में पहले बताएंगे। तो यहां पे क्या है, पहला नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक जोन, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन यानी जापान कोस्ट, उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र यानी जापान का क्षेत्र। सीधे ये लिखना है, बस क्या लिखना है, क्यूरोशियो और ओयाशियो की ठंडी धाराओं के मिश्रण पर है। चाहे यहां पर मत लिखिए, मैं तो ये कहूंगा यहां पर ये मत लिखिए। ठीक है, ये मत लिखिए, केवल विस्तार बताइए, बस विस्तार बताइए, क्योंकि कारक तो आगे पूछा ही है। ठीक है, आगे कारक पूछा ही है। तो आप क्या करिए, यहां पर बता दिए उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र। ठीक है, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र में, क्योंकि विवरण बोला है ना, विवरण प्रस्तुत कीजिए, एन अकाउंट। ठीक है, तो आपकी इच्छा, आप चाहिए तो, अब देखो यहां पर क्योंकि ये कारण सहित लिख रहा है ना, तो कारण सहित लिख रहा है, तो आप चाहिए तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं। मतलब मैंने कहा ये डिपेंड आपकी स्ट्रक्चरिंग क्या है प्रश्न की, बेटर स्ट्रक्चरिंग आप क्या कर सकते हो। तो आप यहां लिख सकते हो मत्स्य ग्रहण क्षेत्र एवं उनके उत्तरदायी कारक, उनके उत्तरदायी कारक। अब चाहो तो ये हेडिंग एक साथ डाल के दोनों चीज साथ साथ में लिख सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये भी काम कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आपने क्या किया, कारक रीजन बताए उसके क्या कारक हैं, रीजन बताए उसके क्या कारक हैं, रीजन बताए उसके क्या कारक हैं, ये भी आप काम कर सकते हो। या फिर सीधे रीजन बताओ, अलग से कारक बता दो, डिपेंड आप क्या चाहते हैं। दोनों तरीके बहुत सही हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। मैपवा बना दीजिएगा, जो वाला बताया है, जो मैपवा बना के बताया यहाँ पे वाला मैप बनाना है आपको इस सामने। ठीक है, तो आपने बता दिया कि प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित हैं, उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र जो कि क्यूरोशियो और ओयाशियो के ठंडी धारा के अपसरण क्षेत्र। तो सीधा आपको ये लिखना है कि कन्वर्जेंस जोन ऑफ
ओएशियो एंड कुरेशियो करंट, सीधा सीधे ही लिखना है। कन्वर्जेंस ऑफ क्यूरेशियो एंड ओएशियो करंट, ओएशियो को ठंडी, ऊंट ऊंट होता है ना सबके पास, होठ होता है बेसिकली, हम लोग कई लोग कहते हैं ना ऊंट, उसका होठवा फूल गया था, ऊंटिया फूल गई थी, चोट लगी होठिया ऐसे, और पाउट बनाते बनाते होठ फूल गया, तो वही वाला बात है। ऊंट पढ़ते ना तो ओएशियो ठंडी, जैसे मन कर रहा था याद कर लेना यार, अब मुझे पता नहीं, और क्यूरेशियो गर्म, क्या लॉजिक है, लेकिन मुझे ऐसे आज तक दिमाग में सेट है कि क्यूरेशियो गर्म होती है, ओएशियो ठंडी होती है, आपकी मर्जी, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है। तो ओएशियो ठंडी और ये गर्म धारा के मिश्रण पे क्षेत्र है, आप ये सीधे बता सकते हो। इसकी लोकेशन आप थोड़ा और बता सकते हो कि यह फिलीपीन द्वीप समूह के पास से लेकर मिड पैसिफिक तक विकसित है, मतलब बड़ा क्षेत्र है, तो फिलीपींस से लेकर मिड पैसिफिक रीजन तक विकसित है, मध्य प्रशांत तक विस्तृत है, आपकी इच्छा की। कौन सी मछलियां पाई जाती हैं यहां पर निम्नलिखित, या यहां पर ये वाली फिशिंग होती है, ट्यूना, कॉड, सैल्मन, जो जो क्या क्या पड़ा था वो याद करना है, ठीक है, मतलब ये अब याद करना पड़ेगा, इसमें कोई मतलब चारा नहीं है। तो बताओ ये यही वाला रीजन है ना, तो कॉड, सैल्मन, दो मछलियों के नाम, और कुछ ना याद आए तो कॉड और सैल्मन लिख देना, यहां पर दो याद कर लो, टूना जैसे कहीं पर दो लिख देना, कॉड सैल्मन, कहीं पे टूना के साथ सैल्मन मैच करा देना, कहीं पे टूना के साथ कॉड मैच करा देना, हर जगह अलग अलग लिखने की कोशिश करना। एग्जामिनर को भी इतना नहीं याद होगा, सिंपल सी बात है, जब आपको नहीं याद होगा तो एग्जामिनर को भी नहीं याद होगा, लेकिन उसको लगेगा कि प्रश्न की डिमांड समझ गया ये व्यक्ति, उसको ये लगेगा कि ये व्यक्ति को प्रश्न की डिमांड पता है, ओहो यहाँ पे कॉड और सैल्मन मछली पाई जाती, भाई क्या बात है, ये भी पता है इसको, यहाँ पे टूना पाया जाता है, ओहो हो वेरी गुड, क्या बात है, एकदम मन कर रहा है कि जान दे दे इसके लिए, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो ये आप इस तरह से अप्रोच से आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो सैल्मन, हेरिंग, तो देखो बेस्ट सोल्यूशन मैं बताता हूं, मैं एग्जाम में क्या करके आता अगर आपकी जगह रहता, चारों मछलियों का नाम रहता है, सैल्मन, सलमान भाई, टूना और कॉड और हेरिंग। अरे एकदम गलत नहीं होगा, इसलिए नहीं गलत होगा ना, हर जगह मछलियां यही मिलेंगी, ये चारों हर जगह मिलेंगी ही मिलेंगी, इम्पॉसिबल है कि ना मिले, बस ये होगा कहीं पे ज्यादा मिलेगी कहीं पे कम मिलेगी, तो ये किसको पता है कहीं पे ज्यादा मिल रहा है क्या, कौन सा, एक जगह ये दोनों उठा लूंगा, एक जगह इस दोनों को लिख दूंगा, एक जगह इन दोनों को लिख दूंगा, और एक जगह इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दूंगा, तो 4C2 पढ़ते ना, इन 4 में से दो का चयन, 6 कॉम्बिनेशन बना के 6 जगह अलग अलग नाम लिख के आ जाऊंगा आराम से, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, पगला जाएगा, क्या बात है। और जिसको बहुत डिटेल में करना है तो भैया लो, मैं बना दे रहा हूं, रेडफिश, टूना, मैकेरल यहां मिलता है, ये मैंने पढ़ा दिया है, आपको बता भी दिया है, तो आप ये भी काम कर सकते हो, आप बेटर है आप ये वाला काम कर लो, क्योंकि एग्जाम में यही वाला रिटेंशन होगा, चाटो मछली का नाम जहां मन करे तहां लिख दिया, ठीक है, ये काम आप कर सकते हो। फिर दूसरा है नॉर्थ अटलांटिक एंड एडजेसेंट आर्कटिक वाटर, सबसे ऊपर चल जाओ अटलांटिक, यहां पर नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक, यहां पर जहां पे आर्कटिक का रीजन, भाई सील व्हील जहां पर पाई जाती है, तो नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक मतलब उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, और आर्कटिक जहां पे आर्कटिक का पास है, ठीक है, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, लोकेशन देख लो, है ना, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, यूके, है ना, डॉगर बैंक यहां पर लिख देना, डॉगर बैंक प्रमुख है, ठीक है, डॉगर बैंक प्रमुख है, तो कारण नहीं बता रहे हो क्योंकि आप पहले वितरण बता रहे हो, इसीलिए मैं कहा ना थोड़ा सा इस आंसर जो यहां पर गिवन है आंसर, उसके स्ट्रक्चरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हम लोग जानबूझ के अंट-पंट स्ट्रक्चरिंग करते हैं ताकि आप लोग एक लेक्चरवा सुने, है ना, लेक्चरवा सुनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बेटर स्ट्रक्चरिंग क्या होगी, लोकेशन बताइए सीधे, क्योंकि विवरण पूछा है, लोकेशन और कौन सी मछली, लोकेशन कौन सी मछली, लोकेशन कौन सी मछली, कारक सेकंड पार्ट में बताइए, ये सबसे बेस्ट अप्रोच होगी। ये बताना है आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, एक दो लोकेशन, यूके, डॉगर बैंक पूरे साल मत्स्य यहां पर होता है। फिर दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्र, साउथ ईस्ट पैसिफिक एशियन, साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन जो पेरू करंट के पास है, तो लिख दो पेरू के आसपास का क्षेत्र, सीधा पेरू के आसपास का क्षेत्र, यहां पर कॉड और सैल्मन मछलियां पाई जाती हैं, लिख दो, कोई लोड नहीं है, सैल्मन और कॉड मछलियां पाई जाती हैं। उत्तर पूर्व प्रशांत क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पूर्व प्रशांत क्षेत्र, अलास्का से कैलिफोर्निया तक, कैलिफोर्निया करंट जहां पे बारी है वो बता दो। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक एशियन, देखो नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन, वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक रीजन, पश्चिमी मध्य प्रशांत क्षेत्र, मतलब वही फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया के आसपास, पश्चिमी मध्य, ठीक है, तो ये जहां पे रेडफिश था ना, ये देखो ये है पश्चिमी मध्य प्रशांत क्षेत्र, ये वाला रीजन,
पश्चिम और मध्य प्रशांत क्षेत्र है, रेडफिश, टूना, मैकेरल जहां पे मिल रही थी, ठीक है। फिलीपींस और इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलियाई तट तक। उत्तर पश्चिम अटलांटिक से नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक रीजन, यहां पर देखो क्लियर लिखा है नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक रीजन, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर जहां पे लिखा है इसको अभी मत लिखिएगा, इसको आगे कारण में बताएंगे। क्या बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के तट के साथ, पूर्वी तट के साथ यह विस्तृत है। ग्रैंड बैंक और जॉर्जेस बैंक, दो लिख दो। ग्रैंड और जॉर्जेस बैंक दो प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र यहां पर हैं। ये अप्रोच देखो, इंडियन ओशियन का एक भी लोकेशन नहीं है ना। मत्स्यन तो इंडियन, मछली तो इंडियन ओशियन में पाई जाती है। सोमालियन करंट का जहां पे अपोलिंग जोन है वहां भी खूब मछली पाई जाती है, लेकिन इंडियन ओशियन में मत्स्यन क्यों नहीं होता है? ठीक है, मत्स्यन क्यों नहीं होता है? तो दो कारण है। एक प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक क्या है कि मछली बहुत विविधतापूर्ण पाई जाती है, जो सीधे यही लिखना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है एग्जाम में, है ना, एकदम एक्सप्लेन नहीं करना है। तो मछली बहुत विविधतापूर्ण है जो कि कॉमर्शियल फिशिंग के लिए उपयोगी नहीं है। दूसरा, गर्म पानी के कारण इनकी वसा की मात्रा कम है, जो कि उपभोग योग्य न्यून होती है, ठीक है, न्यून उपभोग योग्य होती है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच से आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच से आप आंसर लिखेंगे, है ना। ये हो गया, ये हो गया ऐसा। और मानव जनित कारक, मानव जनित कारक मतलब तकनीक का विकास और सरकारी समर्थन यहां पर न्यून है, उतना नहीं है, ठीक है। ये आप काम कर देंगे। अभी मैं एकदम फाइनल स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका रीजन, मेन रीजन यहां पर हो गया। देखो सारे पैसिफिक और अटलांटिक के ही रीजन है, मेनली पैसिफिक और अटलांटिक के ही यहां पर रीजन आपको दिखेंगे। अब अगर देखो आप कारक कौन कौन से हैं, तो कारक कौन कौन से हैं तो लिखिए, मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों की अवस्थिति मुख्यतः प्राकृतिक तथा कुछ हद तक मानवीय कारकों से भी प्रभावित होती है। सीधे ही डाल दो हेडिंग कि प्राकृतिक और मानव जनित कारकों से भी प्रभावित होती है, यानी नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिशिंग जोन्स, ठीक है। ये काम आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, ये काम आप कर सकते हो। अब जैसे यहां पर आप क्या बताओगे, पहला हेडिंग डालोगे, ठीक है। अब पहला हेडिंग डालोगे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स, पहला हेडिंग ये डालोगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहां मिलेगा भाई, तो सब पार्ट लिखोगे पहला, जहां पर कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एंड हॉट करंट, एग्जांपल दे दोगे तुरंत, सीधा पॉइंट, लंबा चौड़ा एकदम नहीं लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है। मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प्स रिप्लेनिश ऑक्सीजन लेवल इन ओशियन वाटर। This encourages the growth of primary producers such as phytoplankton, which are the primary food for fish population। कुछ नहीं, ये सब इतना नहीं लिखने का बस, मैं ये अपने आप में 50 वर्ड लिख दिया है। गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिश्रण तत्व, समझने के लिए है कंटेंट। पोषक तत्व लाता ऐसा ऐसा करता है, ये सब कुछ नहीं, इतना नहीं लिखना। आपको क्या लिखना है, हेडिंग, हेडिंग क्या डालनी है, अब डालनी है पोषक तत्व का आगमन। पहली हेडिंग डालिए पोषक तत्वों की उपस्थिति, पोषक तत्वों की एवं, ऐसे लिख दो पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति। पहला हेडिंग ये डालो, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो यहां पर पहला हेडिंग डालो, मतलब यहां पे पहला पॉइंट लिखो, हेडिंग डाला, सब हेडिंग पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति। फिर पहला पॉइंट क्या लिखा, पहला पॉइंट लिखा गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का मिश्रण क्षेत्र, गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का मिश्रण क्षेत्र मतलब कन्वर्जेंस ऑफ जोन ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट। एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर, सीधे लिख दिया गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर, ठीक है, ये लिख दिया सीधे सीधे, है ना। फिर दूसरा लिख दो, दूसरा लिख दिया आपने जहां पर अपवेलिंग जोन होता है, अपवेलिंग जोन, ठीक है। तो दूसरा इसी में, इसी पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पहला पॉइंट आपने ये डाला था गर्म ठंडा, दूसरा पॉइंट इसी सब हेडिंग के अंदर आपने डालिया अपवेलिंग जोन, उत्प्रवाह क्षेत्र, उत्प्रवाह क्षेत्र जहां से नीचे की समुद्र की सतह का ठंडा एवं पोषक तत्व युक्त जल ऊपर आता है, वो मत्स्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे सोमालिया एवं पेरू का तट, सीधा खत्म, काम ही खत्म, ऐश है भाई, ऐश है, क्या चाहिए। ये तो बता दिया आपने। फिर तीसरा आपने बता दिया उथला समुद्र तट, समुद्र महाद्वीपीय तट, यानी शैलो कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जिससे क्या होता है, यहां पर लिख दीजिएगा, एक लाइन एक्सप्लेन कर दिया, जिससे सूर्यातप एवं अनुकूल वातावरण, सूर्यातप एवं मत्स्य उत्पादन का अनुकूल वातावरण मिलता है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चौथा हेडिंग डाल दिया आपने, चौथा हेडिंग क्या डाल दिया आपने, तकनीकी कारक। चौथा हेडिंग आप ये डाल दो
टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मैंने आपको वो बात समझा दी थी, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो, ये तरीके से आंसर आप लिख सकते हो। तकनीकी कारक मतलब सरकारी नीतियां, है ना, या मानवीय कारक हेडिंग डाल देना, जिसमें लिख देना सरकारी नीतियां। उदाहरण के तौर पर यूके द्वारा विचार किया जा रहा है कि डॉगर बैंक को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया जाए, जिससे यह मत्स्य ग्रहण क्षेत्र समाप्त हो सकता है। सीधा पहला पॉइंट लिख दिया सरकारी नीतियां, दूसरा पॉइंट लिख दिया, दूसरा पॉइंट क्या लिख दिया, तकनीक, अर्थात गहरे जल में मत्स्यन की नावें, और क्या होना चाहिए, तटों पर भंडारण यानी स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटी। तो स्टोरेज यानी भंडारण एवं उसका प्रसंस्करण की सुविधाएं, फैसिलिटी मतलब सुविधाएं का उपलब्ध होना। यह मुख्यतः अटलांटिक क्षेत्र में है, जहां पर पूरा मत्स्यन, विश्व का सर्वाधिक मत्स्यन, और अटलांटिक और पैसिफिक क्षेत्र में है, जहां पर विश्व का सर्वाधिक मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। ये आपने लिख दिया। जिन लोग तकनीकी कारक यहीं पे बताएंगे वो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, वो कंक्लूजन में इसको करेंगे कनेक्ट जीएस पेपर 3 से, कंक्लूजन में कनेक्ट करेंगे जीएस पेपर 3 से, ठीक है। और जो लोग तकनीकी कारक नहीं बताना चाहते हैं इतना समझाने के बावजूद, वो क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे जीएस पेपर 1, वही तकनीकी कारक कंक्लूजन लिखेंगे। अब जो बच्चे ने तकनीकी कारक ऊपर ही बता दिया, तो वो क्या करेंगे, वो बताएंगे कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे कि विश्व में इन प्रमुख मत्स्यन क्षेत्रों में अत्यधिक एवं अवैध मत्स्यन इन प्राकृतिक भंडारों को कम कर रहा है, यानी जो नेचुरल स्टोर हैं उसको कम कर रहा है। इस संदर्भ में WTO का हालिया अवैध मत्स्यन सब्सिडी रोकथाम समझौता, अवैध मत्स्यन सब्सिडी रोकथाम समझौता सराहनीय कदम है। आपने क्या किया, जीएस पेपर 3 का WTO वाला भी टॉपिक उठा के डाल दिया। रिसेंट में हुआ था इलीगल अनइन्फॉर्म्ड एंड क्या होता है, IUF फिशिंग, इलीगल अनइन्फॉर्म्ड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग पर समझौता हुआ। इंग्लिश मीडियम वाले इसको IUUF लिख सकते हैं, IUUF, इलीगल अनइन्फॉर्म्ड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग पर WTO ने सब्सिडी रोक लगाने का समझौता सर्वसम्मति से पारित किया है। तो ये बात आप बता सकते हैं, है ना, मतलब ये जो क्षेत्र है यहां पर क्या हो रहा है, इलीगल फिशिंग ने क्या किया है ना, और ओवर फिशिंग और इलीगल फिशिंग ने क्या किया, आपने इन्वायरमेंट से भी जोड़ दिया। इलीगल और ओवर फिशिंग ने क्या किया, इन नेचुरल स्टोरेज को कम कर दिया, नेचुरल स्टोरेज को कम कर दिया। तो ऐसा सराहनीय कदम है। तो ये आप आंसर इस तरह से आपका होगा, ठीक है। तो आंसर का पूरा मामला समझ में आया, अच्छा, ठीक है। तो ये पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। नहीं समझ में आए, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से कुछ ऊपर डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग सारगैसो वाला हम कर चुके थे। इसमें बस लास्ट में एक चीज और है जो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड करवाए हैं, इन पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा, जैसे उच्च लवणता के कारण जो हाई सैलिनिटी का कारण था, उसमें 1-2 पॉइंट और लिख दीजिएगा। जैसे ये वाला मैंने बताया था, ये भी मैंने बताया था, ये भी बताया था। गल्फ स्ट्रीम भी ऐड कर दीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम सागर में उच्च लवणता वाला जल लेके आती है, बेसिकली ये भी बताया था, डिस्कशन के सब बताया था। फाइनल नोटेशन समय हो सकता है 1-2 पॉइंट छूट गए हो, तो ये चारों पॉइंट आपको लवणता वाले बता देने हैं उसमें, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हो गया था, इस पर डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह महासागरीय धाराओं के संचलन की प्रकृति को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों का सविस्तार वर्णन कीजिए, ठीक है, सविस्तार वर्णन कीजिए। और प्रश्न यहां पर थोड़ा चेंज है ना। एक काम करता हूं, पहले इस क्वेश्चन को करवा देता हूं और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं, ठीक है, बेटर रहेगा। और 1-2 लोग आंसर लिख के थोड़ा सा चेक कराइए इस क्वेश्चन को, क्योंकि कई लोग क्या कर रहे थे, जो क्लासिया में पढ़ा रहा था वही आंसर लिख के दिखा रहे थे मुझे कि सर देख लीजिए अच्छा लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, मेरे आंसर राइटिंग कैसी है, अभी सर स्टार्ट किए हैं। तो मैंने उनको समझाया भी था, लास्ट लेक्चर में आपको भी समझाया था कि देखिए भाइयों बहनों, मुझे कोई समस्या नहीं है कि आपकी कॉपी चेक करने में। बात यह कि जो मैं क्लास में बता रहा हूँ वो लिखना तो बहुत आसान है, वो तो आप लिख ही दोगे। अब वो नहीं लिख पाते तो मेरा फेलियर है, ठीक है, वो तो आप लिख ही लोगे, है ना। बात ये समझनी पड़ेगी, ठीक है,
कि नए क्वेश्चंस कैसे लिखोगे। तो होमवर्क क्वेश्चन नोट करिए, जो होमवर्क क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के संचलन की प्रकृति को निर्धारित करने वाले कारकों को दर्शाते हुए अंध महासागर की प्रमुख महासागरीय धाराओं पर चर्चा करें। यानी by elaborating various factors that determine the nature of circulation of the oceanic current, discuss the major oceanic current of Atlantic Ocean। इस प्रश्न को आपको लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चरेशन में सिखा। हाँ, एक चीज है, 1-2 मिनट पहले सोचना और बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चरिंग सोचना कि क्या कारक और महासागरीय धारा को एक साथ लिखा जाए। कारक दिखाते दिखाते दिखा दूं, है ना, क्या कारक दिखाते दिखाते ही महासागरीय धाराओं को दिखा दें जो अटलांटिक ओशियन की है, या कारक अलग दिखाएं और महासागर की प्रमुख धाराओं को अलग से दिखाएं। तो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रश्न पे सोचना कि बेटर स्ट्रक्चरिंग क्या होगी। मैप्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, डायग्राम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो इन सब बातों पर आप थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा और ये क्वेश्चन करिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। पहले मैं समझा देता हूं। अब देखो, महासागरीय धाराओं की संचलन की प्रकृति को निर्धारित करने, यानी कह रहा है वेरियस फैक्टर दैट डिटरमाइन द नेचर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ओशियन करंट। नेचर ऑफ सर्कुलेशन का मतलब ठंडा है कि गर्म है, सीधा चल रहा है कि दायां मुड़ के चल रहा है, ठीक है, किस दिशा में मुड़ जा रहा है, कौन कौन से ऐसे कारक है जो इन चीजों को दर्शाते हैं। तो अब एक बात समझो सीधे, ओशियन समझ लो, टब में पानी, ठीक है, टब में पानी है, ये टब है, इसको समझ लो ओशियन है। अब टब में यहां तक पानी भर दो, यहां तक इतना टबवा खाली रख दो, ठीक है, ठीक है। तो टब में यहां तक पानी भर दो, बाकी टब खाली रख दो। अब इस टब में पानी किधर किधर घूमेगा, इस टब में पानी किधर किधर घूमेगा, थोड़ा कारण सोचिए, सोचिए कि क्या क्या कारण होंगे। तो पहली बात, पहला कारण ये कि मैं इधर से पानी को नीचे दबा दूं, इधर से पानी नीचे दबाऊंगा, सोचो थोड़ा सा झुका दिया, टिल्ट किया, मतलब पानी नीचे दब गया, नीचे दब गया। पानी नीचे दबेगा तो ये नीचे हो जाएगा और कुछ ऐसा ऐसा पानी ऐसा बन जाएगा। तो पानी का फ्लो ऐसा होने लगेगा कि नहीं, यहां पे पानी समझ लो, ऐसा पानी का फ्लो होने लगेगा, पानी इधर से इधर की ओर आने लगेगा तुरंत, टब में इधर बहता हुआ दिखाई देगा। उस पर क्या करना, एक अगर पारदर्शी रखोगे ना, एक तो कागज का टुकड़ा डालना, तो कागज टुकड़ा देना नीचे भागेगा, इस साइड नीचे भागेगा, यानी इधर पानी नीचे दबाने पर कागज का टुकड़ा इधर भाग रहा है। पानी नीचे कैसे दबेगा, या तो इधर की पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, जब डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो पानी नीचे जाता है, ठीक है। दूसरा, यहां पर सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो जाए, इस रीजन में सैलिनिटी मतलब नमक बहुत ज्यादा हो जाए, नमक हो जाएगा तो ये नीचे जाने लगेगा पानी यहां फिर से, तो इधर से वापस पानी ये सर्कुलर मोशन ये पूरा बना देगा, ठीक है। ये 2-3 कारण रखोगे। उसके बाद क्या होगा, यहां पर अगर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाए, प्रेशर डिफरेंस मतलब समझो, ये एक तो लमड़ता हो गई, डेंसिटी हो गई, यहां पर मैंने बहुत हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया, बहुत हाई प्रेशर। अब बहुत हाई प्रेशर होगा तो यहां पर थोड़ा सा दब जाएगा पानी, तो फिर से यहां पे धाराएं चलने लगेंगी, ठीक है। अच्छा, अभी धारा आ रही थी ऐसे ऐसे, ये धारा आ रही थी सीधे सीधे, बीचों में कोनो पत्थर से लड़ गई, तो कभी देखोगे पाइप से पानी फेंक रहा हो और गमले पे लड़ रहा होगा तो छितराएगा, गमले पे लड़ के पनिया छितराता है। तो ऐसे सामने कोई पत्थर था, इसे पनिया जा रहा था टहलते टहलते और इधर से लड़ा, कुछ उधर गया कुछ इधर गया, तो ये जो करंट है इधर गई, एक करंट इधर गई, तो ये भी क्या कर रहा है, दिशा संचलन की प्रकृति, देखो नेचर ऑफ सर्कुलेशन इंपैक्ट डाल रहा है कि नहीं, मतलब जल और थल का वितरण। तो और पॉइंट क्या आ जाएगा, तो अभी हमने पढ़ लिया, लवणता पढ़ लिया हमने, प्रेशर देख लिया, डेंसिटी देख ली, जल थल का वितरण, ठीक है। तो दिख रहा है ये टकराया, घूम गया, ये बात समझ आई। इसके बाद मान लो कुछ ऐसा रहता, जैसे अब समझो ये घूम के सीधे क्यों नहीं चला गया, सीधे तो गया नहीं, ये ऐसे मिल गया, यानी जो महासागर है, महासागर का जो कोस्ट है उसकी आकृति भी, मान लो कोस्ट का कुछ ऐसा रहता, ऐसे पतला सा, ऐसे गोल गोल घूम के रहता, तो महासागरीय धारा उससे गोल चिपट के चलती। तो स्थलाकृति, तट की कोस्ट का जो आप कह सकते हो जो डायमेंशन, पैटर्न कोस्ट का जो पैटर्न है, ज्योग्राफिकल पैटर्न है, किस तरह से कोस्ट रीजन आकृति, स्थलाकृति, लैंडफॉर्म किस तरह का है,
वो भी बहुत मैटर करती है महासागरीय धाराओं के उसमें। इसके अलावा एक जो फैक्टर होता है वो होता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। हमने देखा था जब हवाएं चल रही थी सीधे सीधे तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ रही थी, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ रही थी। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में घूम रही थी हवाएं और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड हवाएं घूम रही थी। इसी तरह से जो ओशियनिक करंट है वो भी सीधे चलेगी अगर तो ड्रिफ्ट करेगी किधर, ड्रिफ्ट करेगी राइट साइड में इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट साइड में इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके अलावा जल को नीचे खींचने के लिए ग्रेविटी भी होती है कि ग्रेविटी नीचे से अपनी ओर जल को खींच रही है, तो जहां पे ग्रेविटी ज्यादा है वहां पे पानी खींचने लगेगा, बाकी दूसरी जगह पर उसको इसको फिल अप करने के लिए फिलिंग वाटर वहां पे पहुंचने लगेगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग प्रतिपूर्ति की धाराएं या क्षतिपूर्ति की धाराएं। जो जैसे मान लो, जैसे समझो जैसे यहां पर छेद कर दो, ये डब्बा था यहां पर छेद कर दो, पानी बाहर निकलने लगा, तो ये पनिया यहां से फिल करने के लिए यहां से पानी आने लगेगा। ठीक है, पानी यहां से फिल करने के लिए आने लगेगा, बड़े से घटता जाएगा आने लगेगा। तो क्या करता है, तो ये यहां से ये जब जो फिल करने के लिए आ रहा है यहां पे, ये क्या हो गई, एक ओशियानिक करंट हो गई। अगर समुद्र में देखोगे जो फिल करने चीजें आ रही है वो एक ओशियानिक करंट हो गई। तो ग्रेविटी, ये ग्रेविटी तो काम कर रहा है जो नीचे पानी को धकेल रहा है, तो पानी को नीचे धकेला और यहां से फिल करने के लिए पानी आने लगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो महासागरीय धाराओं के संचलन और उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर ऑफ सर्कुलेशन डिसाइड करते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कहां गया सवाल हो गया था, ये हो गया था सविस्तार वर्णन भी हमने कर दिया, अभी कर लेंगे सविस्तार वर्णन, थोड़ा सा समझा देंगे एक एक लाइन और का। भाई 250 में सविस्तार वर्णन में ऐसे थोड़ा ना लिख देंगे, बस यही करेंगे एक लाइन समझा देंगे और कुछ ज्यादा नहीं करने वाले हैं, बस इतना ही करने वाले। तो ये काम हो गया। अब दूसरी बात आती है प्रमुख महासागरीय धाराओं के साथ उनकी अनूठी विशेषताओं को भी रेखांकित कीजिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, विश्व की प्रमुख महासागरीय धाराओं को पूरा कह रहा है, पूरे वर्ल्ड की प्रमुख महासागरीय धाराओं को रेखांकित करना है। अब वाट लगाने का काम इस क्वेश्चन में कर दिया है और उनकी अनूठी विशेषताएं भी। बेटर होगा कि गर्म और ठंडा, है ना, गर्म और ठंडा और कुछ विशेष प्रक्रिया की, जैसे जहां पे गल्फ और लेब्राडोर मिल रही है तो बता दो कि यहाँ पे कोहरा क्षेत्र होता है। अनूठी विशेषता क्या है, गल्फ स्ट्रीम ही आगे विस्तार करते हुए आर्कटिक में घुस जाती है और वहां पर जो है मरमास का बंदरगाह पूरे साल ओपन करती रहती है। एक एक दो उसके सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक दो आप बता देंगे अलॉन्ग विद देयर यूनिक फीचर्स। तो एक दो यूनिक फीचर्स कि वो गर्म है कि ठंडी है, किधर से आ रही है, किस डायरेक्शन में मुड़ रही है, एक एक दो क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट डाल रही है। जैसे गर्म जलधाराएं क्या करेगी, क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी बढ़ा देगी और गर्मी बढ़ा देगी। इस वजह से क्या होगा, बर्फ होगा तो बर्फ पिघल जाएगा और बर्फ नहीं होगा तो बारिश होने लगेगी। वही ठंडी जलधारा है तो क्या करेगा, ठंडी जलधारा है तो वहां पे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट कर देगा। हाई प्रेशर रीजन का मतलब हो जाता है कि वहां पर बारिश कम होगी। तो आप देखोगे जहां पर कोल्ड करंट चलती है, ओशियानिक कोल्ड करंट, ठीक है, तो वहां पे देखोगे आपको बगल में मरुस्थल भी मिलेगा, हाई प्रेशर रीजन में मरुस्थल भी मिलेगा। तो विशेषताएं आप एक एक करके रेखांकित कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं, पहले ये एक बार सोच लीजिए मन में कि फैक्टर समझ में आ गए। 1 2 3 4 उसको लिख लेंगे अभी अरेंज करके, अभी देखेंगे आंसर क्या है। तो पहले फैक्टर्स बताएंगे, फिर एक मैप बनाएंगे, ठीक है, एक मैप बनाएंगे और मैप में क्या करेंगे, विश्व की जो इंपॉर्टेंट महासागरीय धाराएं इसको प्लॉट करेंगे। अब आपको इनकी विशेषताएं रेखांकित करनी है, तो विशेषताएं आप अलग से या तो हेडिंग सब हेडिंग डाल के कि प्रशांत महासागर की कुछ प्रमुख धाराएं तो 1 2, इंडियन ओशन की प्रमुख धाराएं 1 2 3, अटलांटिक ओशन की प्रमुख धाराएं 1 2, आर्कटिक की 1 2 मन करे तो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप वर्ड मैप ड्रॉ करिए, जैसा हमने ऊपर किया था वर्ड मैप ड्रॉ, ठीक है, यहीं पर ओशियानिक करंट दिखाइए और यहीं पर उनकी विशेषताओं को छोटा छोटा करके यहीं पर चारों तरफ लिख दीजिए, यहीं पर लिख दीजिए पन्ने में, यहीं पर एक दो धाराओं का महत्वपूर्ण विशेषताएं लिख दीजिए। यह भी एक तरीका है लिखने का। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था शब्दों आपके छोटे छोटे नहीं हो जाने चाहिए। आपका ये जो मैप है वर्ड मैप, ये बहुत छोटा होना चाहिए। तो वर्ड मैप आप कैसे बनाओगे, सिर्फ ऐसा देखो, वर्ड मैप सिर्फ ऐसा, और प्रैक्टिस कर लेना, और जितना छोटा मैप रहेगा उतने कम में बनेगा, ठीक है। ये आपका वर्ड मैप बनेगा। अब यहाँ पे आपने कुछ महासागरीय धारा यहाँ पर इसको लिख दीजिए नंबर 1, यहाँ पे दिखा दीजिए नंबर 1 इंडियन ओशियन की वाली करंट या साउथ वेस्ट मानसून करंट,
आप दिखा सकते हो, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन, मानसूनी जलधारा। यहाँ आप दिखा सकते हो ओएशियो, यहाँ दिखा सकते हो क्यूरेशियो, यहाँ दिखा सकते हो, यहाँ दिखा सकते हो आप कैलिफोर्निया करंट, यहाँ पे दिखा सकते हो आप गल्फ स्ट्रीम, यहाँ दिखा सकते हो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहाँ दिखा सकते हो आप कैनरी, यहाँ दिखा सकते हो आप उत्तर विश्वतीय धारा, ठीक है, यहाँ दिखा सकते हो आप ब्राजीलियन, बेंगुएला, अगुलहास। जो जो आपको याद आया आप उसको यहाँ पर मैप में बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अब चूंकि यार इतनी ज्यादा धाराएं, अगर महासागरीय धाराओं का मैप आप देखेंगे ना, इतनी ज्यादा धाराएं हैं, मैं दिखाता हूं यहाँ पर, कि आप लिखते लिखते आपका यही क्वेश्चन अगर आ जाता ना, वो तो भाई देखो सीधी बात है, मुझे सिलेबस भी खत्म कराना है। एक छोटा मतलब छोटा टारगेट है कि सिलेबस 500 क्वेश्चन तो टारगेट है ही है, देखो समझना, टारगेट है कि 500 क्वेश्चन से सिलेबस भी खत्म करवाया जाए। अब सिलेबस भी में या तो मैं इसी क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन बना दूं कि प्रशांत महासागर की धाराओं की चर्चा करें, अटलांटिक की चर्चा करें, इंडियन ओशन की चर्चा करें, अलग अलग क्वेश्चन बना दूं और बोल दूं आपसे देखो मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए और आप भी खुश, मैं भी खुश, है ना। और फिर एग्जाम में जाओगे देने तो वहीं पे बैठ के पहले एग्जाम में मुझे घर आओगे, सर क्या क्या किया आपने मेरे साथ, ऐसा कैसे हो गया। उससे बढ़िया तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, प्रॉपर सही तरीके से, ठीक है, जो क्वेश्चन ऐसा बनाए कि सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन ऐसा बनाए कि अगर अलग अलग आ रहा है तो आप लिख लो, लिखने में सक्षम हो जाओ। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में आ जा रहा है इंडियन ओशियन की धाराओं पर चर्चा करें, तो आप इंडियन ओशियन की धाराएं बना के फैक्टर्स के साथ चर्चा कर लो। अटलांटिक आ रहा है, जैसे अटलांटिक वाला होमवर्क दे दिया, ठीक है, तो चर्चा कर लो। पूरे दुनिया की मैंने आपको एक साथ करा दिया, पूरे दुनिया की धाराएं। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं पहले उसको देख लीजिए। जैसे आपको जब आंसर में लिखना है तो गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर तो लिखना ही है, 2 बहुत महत्वपूर्ण है। कैनरी 3 बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, ये सहारा रेगिस्तान की शुष्कता में वृद्धि करती है। It increase the dryness of सहारन डेजर्ट, ठीक है, तो आप इसको आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो कैनरी, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर ये जरूर बताना है आपको। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट चाहो तो बता दो, चाहो तो छोड़ सकते हो। आपको यहां पे ब्राजीलियन जरूर बताना है, बेंगुएला जरूर बताना है, ये 2 चीज जरूर बताना है आपको। साउथ अटलांटिक की 2 धाराएं, ब्राजीलियन और बेंगुएला करंट, क्योंकि एक ठंडी हो गई एक गर्म हो गई। देखो बेंगुएला करंट ठंडी है, ब्राजीलियन गर्म है। इसी तरह से आपको इंडियन ओशियन में अगुलहास, साउथ वेस्ट मानसून धारा, ये जो है साउथ वेस्ट मानसून धारा जो ऐसे चल रही है, ये दोनों, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो कि ठंडी धारा है, इस पर जरूर करना है। तो देखो साउथ वेस्ट मानसून धारा गर्म है, अगुलहास धारा गर्म है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन धारा है वो ठंडी है। इस तरह पैसिफिक में आपको ओएशियो, क्यूरेशियो ये दोनों जरूर दिखाना है, और कैलिफोर्निया ठंडी ये जरूर दिखाना है। और हमबोल्ट तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। तो 2 4 पैसिफिक में, 1 2 और 1 3 इंडियन ओशियन में, अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, कैनरी, लेब्राडोर 3, साउथ अटलांटिक में 2। अब देखो नॉट हो तो धारा मिनिमम आपको बतानी पड़ेगी, जैसा क्वेश्चन की डिमांड है। जो क्वेश्चन में पूछा है 9 धारा आपको मिनिमम दिखानी पड़ेगी। लेकिन जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन में दिया है, तो मैंने आपको कहा है उत्तरी अटलांटिक, अच्छा क्वेश्चन वहां सही कर लेना, नॉर्थ अटलांटिक कर लेना, क्योंकि वहां भी अटलांटिक पूरा बताने लगोगे तो वहां भी वाट लग जाएगी, है ना। क्वेश्चन ऐसा दूं जो आप लोग आराम से कर पाइए, अभी ऐसा नहीं दो दूं। और दूसरी एक चीज मैं और बता रहा हूँ, अभी जैसे समय के साथ जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, अभी आप लोग के टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। एक बार ना पहले दिन के बाद, आज जो आप 8वां या 7वां लेक्चर कर रहे हैं, आज एक बार अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर आंसर राइटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। इस बात को पहले चेक करिए, पहली बात। दूसरी बात, पहले दिन पीवाईक्यू देख के जो डर लगता होगा, आज एक बार पीवाईक्यू देखो तो क्या डर वही बना हुआ है कि कुछ चेंज हुआ है। और ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में और डिस्कशन ग्रुप में एक बार बताइए, ताकि मैं भी उस हिसाब से इंप्रूवमेंट करते रहूं। हालांकि मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को अच्छे से अच्छा चीज मिले, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया चीज मिले। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मतलब इतना आपको करना है। इसमें आपको मिनिमम, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है तो वापिस आप समझते लाइन से, तो आपको समझ में आएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप लोगों को सर आप फड़बड़ा रहे हो। हिंदी इंग्लिश वाला खोल रहा था ना, तो हमें दिमाग भटक रहा था। अब मैं हिंदी वाला केवल ओपन कर रहा हूं। अभी जब पढ़ूंगा, कंटेंट बताऊंगा कि ये लिखना है, तब दोनों ओपन कर लूंगा। अभी पहले एक से समझ लेते हैं। इस प्रश्न में इंट्रोडक्शन लिखना है, दूसरा मेन बॉडी लिखनी है, और तीसरा कंक्लूजन, जो कि नया नहीं है, हर प्रश्न में हम यही करते हैं। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन में आप ये बता सकते हो महासागरीय धाराएं होती क्या है, महासागरीय, व्हाट आर द ओशियन करेंट्स, आप इसको बता सकते हो। तो आप क्या बता दोगे? आप बता दोगे
समुद्र में नदी के समान एक निश्चित दिशा में जल के प्रवाह को महासागरीय धाराएं कहते हैं। समुद्र में नदी के समान चल रही है, नदी पर्वत से उतरती है और बहती है ना ओशियन की ओर, समुद्र की ओर बह बह के जाती है ना। इसी तरह से जो महासागरीय धाराएं वो क्या है, समुद्र में एक निश्चित दिशा में, भाई गल्फ स्ट्रीम की दिशा फिक्स है, ऐसे ऐसे चल रही है, कोस्टल वहां पे कोस्ट में जा रही है, फिक्स दिशा में, निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाह, जल के निरंतर प्रवाह, नदी के समान जल के निरंतर प्रवाह को क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप ये बात बता सकते हो, ये दो प्रकार की मुख्यतः होती हैं, ठंडी और गर्म जल धाराएं। खत्म इंट्रोडक्शन, बहुत शॉर्ट, खत्म। अब डिपेंड है, मेन बॉडी में आते हैं। पहला पार्ट है संचलन की प्रकृति को निर्धारित करने वाले कारक। सीधे हेडिंग डालिए, महासागरीय धाराओं के संचलन की प्रकृति को निर्धारित करने वाले कारक। अब लाइन से जो जो कारक बताए 1 2 3 4 5 6 कारक बताते गए और एग्जांपल्स देते गए। कारक बताइए, एक लाइन एक्सप्लेन करिए, क्योंकि कह रहा है सविस्तार वर्णन करो, कह रहा है एलोबरेट करो, तो कारकवा एक लाइन बताना है। जैसे लवण, मान लो आपने पहला कारक बताया लवणता, तो लिखिए अधिक लवणीय जल नीचे बैठता है, जिसकी प्रतिपूर्ति की धारा आती है, अतः वह क्या करती है, महासागरीय धाराओं के संचलन को उत्पन्न करती है, या नवीन धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक है, सीधा अधिक लवणीय जल नवीन धाराओं को उत्पन्न करता है, या जल बैठता है, प्रतिपूर्ति की धाराएं नवीन जलधाराएं उत्पन्न करती है। एग्जाम्पल, ये वाली जलधारा ऐसे ऐसे बनी है। ठीक है, तुरंत तो कारक एग्जाम्पल, कारक एग्जाम्पल, कारक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। तो ये हो गया। फिर सेकंड पार्ट लिखना है, उनकी अनूठी विशेषताओं को रेखांकित करिए। तो सेकंड पार्ट है प्रमुख महासागरीय धाराएं, अनूठी विशेषताएं। तो पहले डाल दीजिएगा हेडिंग प्रशांत महासागर की धाराएं, उसमें 2-3 धाराएं, क्यूरेशियो, ओशियो, और सीधा सीधा लिख दीजिए ठंडी। अब यहां पे क्या करिए, टेबल बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। टेबल बना लीजिए, एक डाल दीजिएगा प्रशांत महासागर, एक टेबल बना लीजिए प्रशांत महासागर के लिए। टेबल मत बनाइए यार, वो लोड पड़ेगा, जान दो, यहाँ पे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप यही करो, प्रशांत महासागर एक हेडिंग डाला आपने, पैसिफिक ओशियन हेडिंग डाला, वहां पे लिखा, जैसे अब आप लिख दिया पैसिफिक ओशियन में, आपने लिख दिया ओएशियो, तो आपको बता देना है कहां पर बहती है पहला। ठीक है, तो ओएशियो कहां पे बह रही है, ऊपर चाइना, मतलब चाइना और रशिया के कोस्ट पे बह रही है, जो कि दक्षिण से उत्तर दिशा में आ रही है, सॉरी उत्तर से दक्षिण दिशा में आ रही है ना, उत्तर से दक्षिण दिशा, और ठंडी ठंडी जलधारा, ये आपने बता दिया। फिर क्यूरेशियो, इसके बारे में एक लाइन बता दिया, 2 लाइन। इसी तरह से 9 जो इंपॉर्टेंट धाराएं उनके बारे में कुछ कुछ लिख दिया हेडिंग डाल के। फिर क्या किया, कंक्लूजन। ये धाराएं क्या करती हैं, ये धाराएं क्या करती हैं, न केवल विश्व के, या फिर न केवल महासागरीय उत्पादकता को प्रभावित करती हैं, ऐसे सीधे लिखिए, बहुत शानदार कंक्लूजन होगा। ये धाराएं न केवल ओशियन प्रोडक्टिविटी यानी महासागरीय उत्पादकता पर प्रभाव डालती हैं, बल्कि साथ में ये क्या करती हैं, स्थानिक जलवायु पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। सीधे स्थानिक जलवायु पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। ये करके आप कंक्लूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर ठीक है क्या क्या कंटेंट होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप डिफाइन कर दोगे ओशियन करंट। आज हम यही 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 हो गए आज भी। मृदा एक वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए आज भी हमारे। ठीक है, तो डेली 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, तो 22 से 23 क्लास में भूगोल खत्म हो जाएगा। अभी आपकी क्लासेस अब सोसाइटी की भी स्टार्ट होने वाली है, तो सोसाइटी और भूगोल पैरेलली चलेगा। ठीक है, तो एकदम समय पे, अब भूगोल के साथ साथ इन्वायरमेंट चल ही रहा है, तो भूगोल, इन्वायरमेंट, डिजास्टर, ये सब एक ही साथ चल रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच में वहां पे कनेक्ट कर रहा हूं मैं, और भी कुछ कुछ क्वेश्चन करवाते रहूंगा, चिंता मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लिख दिया, ओशियन करंट इज अ हॉरिजॉन्टल करंट ऑफ बॉडी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन अ डिफाइंड डायरेक्शन। आप सीधे बात बता रहे हैं, एक महासागरीय धारा एक निश्चित दिशा में जल राशि का एक लंबी दूरी तक प्रवाहित होने वाला क्षैतिज प्रवाह है। लंबी दूरी तक प्रवाहित होने वाला निश्चित दिशा में, ये कीवर्ड्स हैं, निश्चित दिशा में जल राशि, एक महासागर के भाग का, यानी जल राशि का प्रवाह है, एक जल राशि, वाटर फ्लोइंग। ठीक है, एक वाटर है, मतलब वाटर का आप कह सकते हो एक मास है, वाटर मास, जल राशि, वाटर मास का फ्लो है एक फिक्स डायरेक्शन में। ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन में वाटर मास का फ्लो है, डिफाइनाइट डायरेक्शन में। तो ये आप बता सकते हैं। फिर आप सीधे लिख सकते हैं, 2 प्रकार की होती है, ठंडी और गहरी, ठंडी और गर्म,
सीधा, ज्यादा नहीं, उधर उधर नहीं करना है। उत्पत्ति और परिसंचरण, फिर लिखिए उत्पत्ति और परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डाला। तो पहला डिफरेंस इन डेंसिटी, पहला पॉइंट है डिफरेंस इन डेंसिटी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, समुद्र के जल का घनत्व ना, तो आप सीधे ये लिख लीजिए डिफरेंस इन डेंसिटी। अब लिखो जहां पे सघनता अधिक सघनता, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करो, अब यहां पर एक डायग्राम बनाओ, यहां पे एक डायग्राम बनाओ, यहां पे लिखो, ये ऐसे बनाना, ये ऐसे लिखना, अधिक सघन जल, अधिक सघन जल, यहां पे लिखना कम सघन, ये लिखना। और यहां पे लिखना अधिक सघन जल नीचे बैठता है, कम सघन जल ऊपर जाता है, जिससे धाराएं उत्पन्न होती है, सिंपल। अब एक चीज है, जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी पर दो चीजों का इंपैक्ट पड़ता है, टेम्परेचर और सैलिनिटी। ये डायग्राम बेसिकली हम लोग बनाते हैं, लेकिन वो चीज यहां पर समझाने लगा आपको नहीं हो, बहुत ज्यादा हायर हो जाएगा, उतनी की जरूरत जीएस में एकदम नहीं पड़ती है। तो टेम्परेचर और सैलिनिटी मतलब तापमान और लवणता का भी प्रभाव है। तापमान का प्रभाव सीधी बात है, अधिक गर्म जल खुद को ठंडा होने की कोशिश करेगा, ठंडी दिशा में भागेगा। क्योंकि देखो नेचर, एक चीज मैं बता रहा हूं, ये नेचर में आपने पढ़ा होगा, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंट्रोपी, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट पता होगा। एंट्रोपी क्या होता है ना, एक बैलेंस सिस्टम एंट्रोपी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो अर्थ भी एक बैलेंस सिस्टम है। तो अर्थ क्या करेगी, अपनी जो एनर्जी है ना उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो गर्म जल ठंडे जल के पास जाएगा, जिससे वो उसको उष्मा दे सके। समझो ना, आपके अंदर आग लग गई है, पानी की ओर भागोगे, तो वही काम गर्म जल भी करेगा, वो गर्मी से पगलाया हुआ है, तो ठंडी दिशा में भाग रहा है अपना तापमान गिराने के लिए। इसी तरह से अधिक लवणीय जल कम लवणीय जल की ओर भागेगा कि यार मिलते हैं कुछ, एक मिक्स लवणीय जल बनाते हैं, ये काम दिखेगा। तो यहां पे क्या कह रहा है, हायर द टेम्परेचर ऑफ वाटर लोअर इज इट्स डेंसिटी। जितना ज्यादा हायर टेम्परेचर होगा उतना कम डेंसिटी होगी, ये तो मतलब सिंपल सी कॉन्सेप्ट वाली बात है, उतना पानी फैला होगा। Therefore, less dense equatorial water moves towards the poles, while colder and more dense water from pole moves towards equator. आपको सीधे ये लिखना है। अब देखो दो चीज आप यहां पे एक दूसरे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे मैं बता रहा हूं, लिखने का तरीका। तो आप पहले बताएंगे घनत्व में अंतर, पहला पॉइंट आपने डाला घनत्व में अंतर, आपने लिखा अधिक घनत्व वाला जल, यहां पे लिखा अधिक घनत्व वाला जल नीचे बैठता है, ये आपने सीधे लिखा नीचे बैठता है। पहली बात, घनत्व दो कारकों, फिर दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे दो कारकों तापमान एवं लवणता से प्रभावित होता है, यानी टेम्परेचर एंड सैलिनिटी से क्या होता है, चेंज होता है, से प्रभावित होता है। अब यहां पर लिखो पहला पॉइंट तापमान, तापमान। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे, सीधे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधे समझाएंगे। अधिक ताप वाला विषुवतीय जल यानी इक्वेटोरियल वाटर ध्रुवों की ओर जाता है, सीधा। फिर दूसरा लवण, लवण आप लिखेंगे, लवण में क्या लिखेंगे, देखिए वाटर ऑफ लो सैलिनिटी फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ हाई सैलिनिटी। ये बात बताई थी ना मैंने, क्या होता है जहां पे अधिक, भाई सिंपल से आता है, अधिक नमक मतलब अधिक डेंसिटी, मतलब पानी नीचे, नीचे पानी रहेगा, कम लवणीयता कम सैलिनिटी मतलब लो डेंसिटी यानी पानी ऊपर रहेगा। तो वही बात तो कह रहा है, लो सैलिनिटी ऊपर और हाई सैलिनिटी नीचे, ये बात हो गई। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ सैलिनिटी करंट्स आर फाउंड बिटवीन लो सैलिनिटी अटलांटिक ओशन एंड हाई सैलिनिटी मेडिटेरियन सी। यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है, ये एक चक्रीय धारा, ये जो देखेंगे आप, ये जो रीजन है ना, यहां पर लवण, ये जो मेडिटेरेनियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है, यहां से इसके अंदर से एक धारा बह के ऐसे जाती है, ऐसे बह के जाती है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर बहुत हाई डेंसिटी है, ये जो रीजन है यहाँ पे डेंसिटी लवणीयता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लवणीयता है। तो ये क्या करता है, लवणीयता जल ये बैठता है, ये बैठेगा, ये लवण जल नीचे बैठेगा, नीचे नीचे की ओर बैठेगा, और इसको प्रतिपूर्ति करने के लिए अटलांटिक ओशियन से एक धारा नीचे नीचे ही, ठीक है, नीचे नीचे ही इसमें आएगी, ठीक है, इसमें नीचे नीचे ही उसमें आएगी। ये लवणीय जल नीचे बैठ रहा है और अटलांटिक ओशियन से एक धारा यहां पर आती है। तो क्या हो रहा है, लवणीय जल नीचे बैठता है, आप सीधे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे भाई, यहां पर सीधे अधिक लवणीयता का अर्थ अधिक घनत्व है, और अधिक घनत्व वाला पानी नीचे बैठता है, जिससे
जिससे क्या लिखेंगे आप सीधे सीधे मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर और अंध महासागर के मध्य एक करंट चलती है, ठीक है, एक करंट चलती है। तो आप ये काम कर देंगे, ठीक है, ये काम आप कर देंगे डायरेक्ट। तो आप क्या करेंगे, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी के बीच में करंट चलती है, एग्जांपल से आपने बता दिया। यहां पे आपने बता दिया पोल्स के बीच में चलती है, मतलब पोल्स और इक्वेटर के बीच में, यहां पे बता दिया अटलांटिक और मेडिटेरियन सी में। अब दूसरा का अर्थ रोटेशन, तो आप यहां पे अर्थ रोटेशन नहीं लिखेंगे, दूसरा फैक्टर लिखेंगे कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल सीधी सीधी बात है। तो कोरियोलिस बल, तो क्या बताएंगे कोरियोलिस बल, है ना, तो कहेंगे कोरियोलिस बल से, अभी सब नहीं बताएंगे, लाइक विंड्स ओशियन वाटर आल्सो अफेक्टेड बाय कोरियोलिस। इतना नहीं, इतना समझिए नहीं, हमारे पास स्पेस है नहीं भाई, इतनी बकैती नहीं चल रहे। अगला पॉइंट अभी सोचो, 9 घोड़ धाराओं के बारे में बताना है, 10 शब्द लिखोगे तो 90 शब्द हो जाएगा, और 10 शब्द में तो आजकल कुछ नहीं होता है। 10 शब्द मतलब नहीं, जैसे 10 रुपया में आजकल कुछ नहीं होता है, वैसे 10 शब्द में तो क्या होगा, ठीक है। तो ये बात को समझिएगा, आपको ये बात समझानी पड़ेगी। लाइक विंड ओशियन वाटर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई कोरियोलिस फोर्स, ये सब नहीं लिखना है, सीधे आपको लिखना है कोरियोलिस बल का प्रभाव, इससे धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। बस सिंपल सिंपल, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। चाहे तो आप इसको आगे बढ़ा के एग्जांपल लिख सकते हैं, गल्फ स्ट्रीम धारा इसी प्रभाव से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में परिवर्तित होती है। तो गल्फ स्ट्रीम सीधा सीधा जा रही थी और घूमती है और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनाती है, कोरियोलिस का इंपैक्ट होता है। सीधी सीधी बात आप चाहे तो इसको बता सकते। फिर है विंड यानी हवाएं और गुरुत्वाकर्षण, तो आप हवाओं को अलग लिखिए, गुरुत्वाकर्षण को अलग लिखिए, ठीक है, हवाओं को अलग हेडिंग डालिए, गुरुत्वाकर्षण को अलग हेडिंग डालिए। तो दूसरा जगह हवाएं यानी वायु तंत्र, पवन तंत्र, इसको हेडिंग डालिए, ठीक है। तो विंड सिस्टम डालिए हेडिंग, लिखिए सतही धाराएं हवा के फ्रिक्शन फोर्स का मतलब घर्षण बल से क्या होती है, प्रवाहित होती हैं। उदाहरण के तौर पर व्यापारिक पवनों से उत्तर अटलांटिक या फिर विषुवतीय धारा का उत्पन्न होना। बेसिकली क्या होता है, एक ये होता है, जैसे आप समझो, जैसे यहां पर मान लो एक पवन चल रही है इस दिशा में, सपोज सीधे पवन इस दिशा में चल रही है, तो वो क्या करेगी, जो ये समुद्र है, ये मान लो ऐसे समुद्र है, ये गहराई, ये डेप्थ है समुद्र का, तो पवन ऐसे चल रही है सीधे, तो पवन सीधे से चले तो ऊपर वाले सरफेस को ऐसे खींचेगी, अपने साथ खींचेगी पवन। लेकिन इस सरफेस पे कोरियोलिस बल भी काम करना स्टार्ट कर देगा, पवन पे भी कोरियोलिस बल काम कर रहा है, लेकिन पवन की एक दिशा फिक्स है, अपने हिसाब से कोरियोलिस बल से बैलेंस होके, देखना समझा, पवन यानी जो विंड सिस्टम है वो अपने आप चल रहा है एक फिक्स दिशा में, उसका जो नेट चलना था वो कोरियोलिस बल से प्रभावित होकर चल रहा था, जैसे ऐसे चल रहा था, खासतौर पे पवन सीधे नहीं चल रही थी, वो ऐसे चल रही थी, मतलब 45 डिग्री पे चल रही थी ड्यू टू कोरियोलिस इंपैक्ट, ड्यू टू कोरियोलिस बल वो ऐसे चल रही थी, नहीं तो सीधे चलना चाहिए था पवन को, लेकिन कोरियोलिस बल से कारण वो घूम गई थी और पवन ऐसे चल रही थी। अब मान लो यहाँ पे नीचे समुद्र रहता, इस दिशा में समुद्र रहता, समुद्र के ऊपर वाले पानी को अपनी ओर खींचता, पवन अपनी ओर फ्रिक्शन फोर्स से खींच रहा है, लेकिन इस पे भी कोरियोलिस बल लगेगा ना, तो इस पे कोरियोलिस बल लगेगा तो वो क्या करेगा, वो सीधे चलने लगेगा, 45 और 45 क्रॉस कर देगा, क्योंकि इस पे भी 45 डिग्री के बराबर कोरियोलिस बल लगेगा, ऐसे समझ लो, तो वो सीधा चलने लगेगा, और इससे क्या होगी, इक्विटोरियल करंट, विषुवतीय धारा उत्पन्न होगी। तो आप सिंपल, आपको ये सब नहीं एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को, कंफ्यूज है एग्जामिनर, वो आपको सीधे लिखना है पवन या फिर व्यापारिक पवनों, ऐसे सीधे लिख दिए, व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण विषुवतीय धाराओं का उत्पन्न होना, सीधे एग्जांपल लिख दीजिए, ठीक है, विषुवतीय धाराओं का उत्पन्न होना व्यापारिक पवनों के कारण, डायरेक्ट आपने वो पॉइंट लिख दिया। फिर आपने अगला डाला ग्रेविटी, तो क्या होता है, जल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव नीचे बैठता है, जिससे क्या होती है, धाराओं की उत्पत्ति होती है। सिंपल सी बात, आपने ये बात बता दी, ठीक है, ये बात आपने बता दी, है ना। इसके अलावा आप अगला पॉइंट डालोगे जो यहां पे नहीं था, स्थलाकृति, है ना, स्थलाकृति। तो समुद्री स्थलाकृतियां भी महासागरीय धाराओं का मार्ग निर्धारित करती हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे इक्विटोरियल करंट है ना, ये देखो, ये इक्विटोरियल करंट है, ठीक है, यहां पर ये ऐसे जाती है, ये इक्विटोरियल करंट ऐसे सीधे चल रही थी, ये जाके टकराती है ब्राजील के इस कोस्ट से, और फिर 2 भागों में बढ़ जाती है, एक ऊपर चली जाती है, एक नीचे चली जाती है। जो यहां जाती है इसका नाम होता है एंटिलीज की धारा, ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज, यानी एंटिलीज की धारा, और जो यहां पे आती है वो ब्राजीलियन करंट।
तो इस बाहर निकलने के कारण, ये बाहर मुड़ा हुआ स्थलाकृति था, इससे टकरा के धाराएं दो दिशा में मुड़ी थी। तो आप लिखेंगे कोस्टल आकृति, यार उसको मुझे इंग्लिश में बोलना नहीं आ रहा है, ठीक है, यहां पे पॉइंट नहीं दिया, ऐड करना। तटीय स्थलाकृति का भी प्रभाव होता है। उदाहरण के तौर पे लिखिए, विश्वतीय धारा ब्राजील के तट से टकराकर दो दिशाओं में जाती है। उत्तरी दिशा में एंटीलीज की धारा, दक्षिणी दिशा में ब्राजील की धारा। तो ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है एग्जांपल्स के साथ। ये हो जाएगा हमारा किन किन कारणों से महासागरीय धाराएं अपना रास्ता, अपना नेचर, अपना डिसाइड करेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है द मेजर स्ट्रीम्स एंड देयर फीचर्स। तो हमें क्या करना है, प्रमुख धाराओं के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो अब यहां पर आ गई, मैप आपके सामने है, आप क्या करोगे, 5-6 जो इंपॉर्टेंट धाराएं वो क्या करोगे, ये एनसीईआरटी का मैप है, बेसिकली डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट धाराएं वो आप क्या करोगे, कोट करोगे। यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट धाराएं वो आप बताओगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां पर सीधे सीधे एक विश्वतीय धारा आपने सीधे बता दी, जो पूरे ओशियन में फ्लो होती है, विश्वतीय धारा, इक्वेटोरियल करंट। तो विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में पश्चिम दिशा की ओर गतिमान, यानी इस दिशा में चलती है, पश्चिम अमेरिका की ओर जाती है, इनको भी अमेरिका विकसित देश में जाना है, ठीक है। तो ये बात हो गई, आप इस बात दिमाग में रख लीजिएगा, ये विश्वतीय धारा हो गई। अब ये देखो, ये हमारा मान लो इक्वेटर है ना, इक्वेटर, तो ये इस दिशा में ऐसे जा रही है, इस दिशा में ऐसे, एक यहां पर इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण में पश्चिम दिशा की ओर जाती है। क्यों जाती है उत्तर और दक्षिण में, क्योंकि व्यापारिक पवनें दोनों दिशा में चल रही हैं, उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा में चल रही है, तो इस वजह से इसके ओर से उत्पन्न होती है। लेकिन जब यहां से पनिया यहां चला जाएगा, यहां से पनिया यहां चला जाएगा, तो एक बात समझिएगा, यहां पे पानी कम होने लगेगा। तो पानी कम होने के लिए एक उसको पूर्ति के लिए बीच में कि पनिया, भाई जहां पे पानी कम हुआ था पनिया फिर से पहुंच जाए, तो प्रतिपूर्ति के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेटरी करंट बोलते हैं। देखते हैं ऊपर, इक्वेटोरियल, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, कंपनसेशन के लिए, जो पानी कंपनसेट करना है कि पनिया वहां पे खत्म हो रहा है, तो चलती है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जो कि वेस्ट से ईस्ट चलती है, इन दोनों के बीच में। तो बीचों बीच, ये एक इधर घूम रही है, एक इधर घूम रही है, तो बीचों में कह रहा है चलो हम जापान भी घुमाते हैं, तो एक इस डायरेक्शन में बह रहा है, ये आपने बता दिया इक्वेटोरियल करंट। दूसरा अटलांटिक ओशियन, यानी अंध महासागर, इसमें आप दो धाराओं के बारे में बता देना, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, उत्तर में मतलब 2-3 धारा जो मैं, ब्राजील भी बता देना, मतलब उत्तर अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, आपकी हिसाब से जो आपको समझ आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहां पे बताना गल्फ स्ट्रीम, तो क्या है, गर्म जल धारा है, सीधे लिखोगे गर्म जल धारा है ना, जो कि गर्म जल को क्या करती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से लेके जाती है आर्कटिक तक सीधे। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल को आर्कटिक क्षेत्र की ओर, यानी ध्रुवों की ओर प्रवाहित करती है, जिससे यह यूरोप के मौसम पर भी क्या करती है, प्रभाव डालती है। यूरोप के मौसम पर आप लिख सकते हो समकारी प्रभाव डालती है, ठीक है। तो आप ये काम लिख सकते हो, ठीक है। तो यूरोप के मौसम पर प्रभाव डालती है, आपने ये पॉइंट बता दिया। लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर करंट कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है, जो कि दक्षिण दिशा में बह रही है। आर्कटिक का ठंडा जल क्या ले आ रही है, भूमध्य सागर क्षेत्र में लेके आ रही है। तो आप ये बात बताएगा, ठीक है। तो भूमध्य सागर क्षेत्र में लेके आ रही है। बेंगुएला करंट, बेंगुएला करंट कैसी है, कोल्ड करंट है, तो नेचर बताना है, कोल्ड है, हॉट है, कैसी करंट है, तो कोल्ड करंट है, जो कि दक्षिण अटलांटिक ओशियन जायर का हिस्सा है। तो आप सीधे यही बता देंगे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि देखो ये समझना, इस प्रश्न की ऐसी डिमांड है, कायदे से हमें इसके बारे में और लिखना चाहिए था। प्रश्न की ऐसी डिमांड है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं तो वाट लग जाएगी। तो सारी धाराओं के बारे में देखो, बेंगुएला के बारे में कोल्ड करंट है, जो कि दक्षिण अटलांटिक चक्रीय प्रवाह यानी जायर का हिस्सा है, दक्षिण अंध महासागरीय चक्रीय प्रवाह का हिस्सा है। बस यही बात आपको बतानी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते। तो आप नेचर वही बताओगे, कोल्ड है कि गर्म है, यही बात बता के और बता दोगे कि दक्षिण में बहती है कि उत्तर में बहती है, बस यही, और कुछ आप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दिशा बताएंगे, है ना, और कैसी है वो बताएंगे, किस दिशा में बहती है, कैसी है, बस यही बता खत्म करेंगे। पैसिफिक ओशन में क्यूरेशियो, क्यूरेशियो क्या है, गर्म है, ठीक है, गर्म है, जो कि कहां पे बहती है, किस दिशा में बहती है, उत्तर की दिशा में, पश्चिम तट पर, ठीक है। तो पश्चिमी तट पर, प्रशांत के पश्चिमी तट पर बहती है। ओयाशियो, ओयाशियो क्या है, कोल्ड है, जो कि कमचटका पेनिनसुला के पास बहती है, दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण आती है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत बताइए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरू धारा बहुत महत्वपूर्ण है, पेरू करंट ठंडी करंट है। दिस इज कोल्ड करंट अलोंग विद ईस्टर्न बाउंड्री,
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी लिटिल रेनफॉल अकर्स अलोंग द कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न चिली। तो ये क्या करती है, ठंडी जलधारा है ना, तो ठंडी जलधारा क्या करती है, वहां पर आर्द्रता को खत्म करती है और शुष्कता लाती है, ड्राइनेस उपस्थिति करता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अटलांटिक में आपको कनारी करंट भी बतानी पड़ी, कनारी करंट। और कनारी करंट आप बताएंगे ठंडी जलधारा है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, सहारा की शुष्कता में योगदान देती है, यानी ड्राइनेस ऑफ इट इंक्रीजेस द ड्राइनेस ऑफ सहारन डेजर्ट। ठीक है, फिर आपने इंडियन ओशियन का बता दिया, नॉर्थ ईस्ट मानसून फ्लो, साउथ वेस्ट मानसून फ्लो और अगुलहास करंट। तो 3 करंट आपने यहां पे बता दिया। नॉर्थ ईस्ट मानसून फ्लो मतलब जब ठंडी का मौसम है, तो आप सीधे ये लिखेंगे विंड। देखो हिंद महासागर के साथ एक विशेषता होती है, मैं बस समझा रहा हूं क्योंकि मान के चलो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि यार ये बहुत फिर लंबा, बहुत डिस्कशन, इतना ज्यादा हम डिस्कशन नहीं कर सकते, फिर भी मैं शॉर्ट में तो आपको रिवाइज कराते हुए चलूंगा। तो यहां पर देखो, यहाँ पे गर्मी के मौसम में हवाएं इस दिशा में चलती हैं, ले जाएं तुझे कहां, हवाएं इस दिशा में बारिश आती है। तो इस समय यहाँ के फ्रिक्शन फोर्स से, घर्षण बल से हवाएं, मतलब ये धारा ऐसी चलेगी, कोस से टकरा के ऐसे, ये धाराओं का दिशा ऐसे होगी। गर्मी में हवा धाराएं ऐसे चलती हैं इस दिशा में, जो समुद्री जल धाराएं हैं। क्यों? क्योंकि कोस से टकरा के मुड़ती जा रही हैं। लेकिन जब ठंडी की दिशा आएगी, जब हवाएं ऐसे चलने लगेंगी, हवाएं ऐसी चलने लगी, तो ये धाराएं भी ऐसे घूमने जाएंगी, इस तरह से। तो देखो नॉर्थ ईस्ट, ठंडी में नॉर्थ ईस्ट करंट आ जा रही है, नॉर्थ ईस्ट, गर्मी में साउथ वेस्ट करंट, क्योंकि गर्मी में साउथ वेस्ट मानसून है तो साउथ वेस्ट की दिशा में चल रही है करंट, जबकि ठंडी में नॉर्थ ईस्ट मानसून है तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में चल रही है। तो बस वही बात है, तो दोनों करंट सेम है। इंडियन ओशियन में ये विशेष है, हवाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव इंडियन ओशियन में दिखाई देता है समुद्र की जलधाराओं पर। हवाओं का सर्वाधिक इंपैक्ट समुद्र की जलधाराओं पर इंडियन ओशियन में दिखाई देता है। और ये प्रश्न आ सकता है कि हवाओं का सर्वाधिक प्रभाव इंडियन ओशियन में दिखाई देता है, स्पष्ट करें। तो आप बताएंगे यही, इसी चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। ड्यूरिंग विंटर द नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट, ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में बहती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे बह रही है, जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून फ्लो वार्म, गर्म उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा के रूप में बहेगी। साउथ वेस्ट मानसून फ्लो, ये भी क्या है, गर्म है। साउथ वेस्ट मानसून फ्लो ठंडा है ये नहीं, क्योंकि कहीं पे ओशियन, कहीं पे हमारे पास ग्लेशियर विशियर है नहीं, तो वहां पे ठंडा नहीं, वहां पे सारी गर्म। इंडियन ओशियन में गर्म जलधाराएं ही दिखेंगी, क्योंकि समुद्र नहीं है, ग्लेशियर नहीं है। अगुलहास करंट, ये भी वार्म है, जो कि साउथ इंडियन ओशियन, दक्षिण हिंद महासागर में बहती है। तो आपने बस इंट्रोड्यूस करा दिया कुछ धाराओं को, मैप में बहुत सारी धाराएं दिखा दीजिए। ठीक है, मैप में बहुत सारी धाराएं दिखा दीजिए और क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। एक जो होमवर्क दिया गया उसको करिए। ठीक है, और कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन यही लिखेंगे कि इनका समुद्र की उत्पादकता पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ में ही ये क्या करते हैं, स्थानिक जलवायु पर प्रभाव डालने के द्वारा या मानवीय जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो बस ऐसा करके आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा ले लिया, आज मैंने 2 घंटे लंबी क्लासेस हो गई, तो कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।